कंफर्म किया मैंने अविशा को। ओके। तो मैं सोचती हूँ स्वाति भी है आरवीएसएस से, शायद प्रकाश जी भी जुड़े हाँ हैं, अभी मैंने देखा था उनका नाम भी। और जो लोग गए हैं वो भी है, और जो लोग नहीं गए हैं वो भी है। और हम लोग तिरुपति, रेणिगुंटा और चिन्नगोटुगल्लू मंडल्स में लगभग 7 गांव में गए थे। ओके और शायद 10-11 किसानों के खेतों में गए हैं। ज्यादातर फील्ड विजिट्स ही हैं। ओके एक क्लासरूम सेशन था इनिशियली, और एक कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन सेशन था। राइट क्योंकि कई बार हम देखते हैं जीवामृत कैसे बनाना है, वो भी कुछ स्टैंडर्डाइज्ड ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो भी एक था। एक एसएचजी मीटिंग का इंटरैक्शन था, जिसमें हमने एसएचजी कौन कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उनका रेगुलर मीटिंग का भी, और आपका 38 कॉलम वाला रजिस्टर को भी हमने देखा था। और मैंने जो नया एक ऐप यूज करते हुए या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मॉनिटरिंग चलता है उसको भी हमने देखा था, मैंने देखा था, क्योंकि बाकी साथी मीटिंग में बैठे थे और ओके मैं कंप्यूटर की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन को मैं देख पा रही थी। और जो फील्ड में गए थे उसमें लगभग आधे आधा फील्ड्स ऐसे हैं जो हमारे ही कैडर के फील्ड्स थे, राइट तो आईसीआरपी के थे या मास्टर ट्रेनर्स के खेतों में गए थे। मगर लगभग आधा किसान ऐसे थे जो आम किसान है, जिनको कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, मगर वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ज्यादातर खेत हम जो विजिट किए थे वो पीएमडीएस के खेत थे, जहां पे पीएमडीएस अभी भी 365 डे ग्रीन कवर नहीं बने, मगर पीएमडीएस को मेनली जो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए यूज कर करेक्ट रहे थे। ऐसे खेत कई सारे हम गए थे। और 2 इनपुट शॉप्स भी थे इसमें। और ऐसे भी खेत गए जहाँ पे पीएमडीएस नहीं है, हाँ मगर ओके हॉर्टिकल्चर के खेत है, और वेजिटेबल्स भी है, मैंगो ऑर्चर्ड्स भी है। अविशा और बाकी साथी, मैंने शायद ब्रीफली फील्ड विजिट में क्या कवर किया है सही बताया होगा। यस यस, ठीक है। तो मास्टर अभी ट्रेनर्स के भी देखे थे हमने, एंड वन इनपुट शॉप आल्सो वी सॉ। नहीं, अंत में जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, Yeah. बालकृष्णा रेड्डी जी वो इनपुट शॉप भी चलाते हैं, और उनका ऑयल एक्सपेलर भी है, और वहीं पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी हमने देखा था। और ऐसे भी डेमोन्स्ट्रेशंस थे विजय कुमार जी, जो सुभाष पालेकर जी के रेगुलर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में नहीं होता है। मगर जो टॉनिक्स हम कह सकते हैं हाँ ग्रोथ हाँ प्रमोटर्स का, उन्होंने फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। अगर मैंने अपडेट सही से बताया कि कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखा है, शायद अब क्विकली फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक के तुरंत बाद में विजय कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि साइंस क्या है, और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज रह जाते हैं फिर शायद उसको डील कर सकते हैं। इज दैट ए गुड वे फॉरवर्ड? sure. So when they are giving feedback, they can also pose questions that what they could not understand in the field. ठीक है, So when I am explaining the science, I'll refer to those questions also. ठीक है। तो अभय जी, माधो सिंह जी, जेकेबीटी के साथी, ईएनएसएस के साथी, आप सब इधर है। How many NGOs came, Kavita? 9 एनजीओ आए 9. थे। Okay. No, और अच्छा. हाँ, हमारे हाँ. कोएलिशन में 33 एनजीओस है, मगर Okay. कुछ साथियों के टिकट्स कंफर्म नहीं हुए थे, बहुत लंबा वेट लिस्ट था। ऐसे 3 साथी, किसी का लास्ट मिनट में कैंसिल करना पड़ा, ये सब कुछ हुआ था। Okay. Okay. So no, 9 होपफुली NGOs.
9 NGOs और तमिलनाडु के साथी आए थे। Okay. वहां पे कोalition चल रहा है which is called Tamil Nadu Iyarkai Velan Kutmaipu, which is of NGOs as well as entrepreneurs and individual farmers. Oh, okay. And तो ये recently शुरू हुआ है, वहां के 3 साथी आए थे और मध्य प्रदेश के सृजन के साथी भी आए थे। Oh, okay. और मध्य प्रदेश के NCNF के 2 फैसिलिटेटर्स विनय और पीयूली लास्ट डे हमारे टीम के साथ वो फील्ड विजिट में आए थे। Okay. तो इट वाज अ मिक्स ऑफ 3 स्टेट्स इन अ सेंस। Right. Okay. ठीक है, शुरू करें। Feedback. कौन शुरू करेंगे? अभय जी, आपसे शुरू करेंगे। फीडबैक में ही आपके क्वेश्चंस भी कुछ है तो जोड़ दीजिए। ओके, सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। विजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम जिन्होंने हमारे इस पूरे एक्सपोजर को फैसिलिटेट किया और वहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हमारे लिए सारे अरेंजमेंट, इवन लास्ट में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारी जो चेंज होती थी डे टू डे हम रिव्यू करने के बाद, सो उसके अनुसार हमारे पूरे प्लान दिए। सो प्रकाश जी और वहाँ के जो डीपीएम सर थे, उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने, कैडर ने जो काम किया वो, उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगा सभी पार्टनर्स के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। जो कविता मैम ने बताया उसमें जो मेजर हमारे लिए लर्निंग्स जो रही है वो जो केडर बेस अप्रोच लेके आप काम कर रहे हैं पूरे उसके अंदर, सो वो हमें काफी इफेक्टिव रहा कि विदाउट मतलब मेजर रिसोर्सेज, जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो केडर को तैयार करने के अंदर किया गया है। सो उनके साथ जो अप्रोच लेके किया गया है तो वो हमारे लिए बहुत इंप्रेसिव और नई लर्निंग थी कि विदाउट मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करके अगर कैडर को अच्छा तैयार किया जाए तो वो बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है और उसी से रिप्लिकेट भी हो सकता है। और वो हमने फील्ड में उनके द्वारा जो पायलट पहले स्टार्ट किए गए हैं, उनके द्वारा सबसे पहले अडॉप्ट किए जा रहे हैं प्रैक्टिसेस को और प्रमोट किए जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी इफेक्टिव था। सेकेंडली, जो जिस तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का विलेज लेवल पे पहले से ही एक बना हुआ था स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन विलेज लेवल पे एक अप्रोच थी कि सभी का किस तरह से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 95-100% फैमिलीज जो है वो एसएचजी के साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ में जो अप्रोच लेके उनको ट्रैक करते हुए 38 कॉलम्स का जो आपका एक एमआई सिस्टम है और उनके द्वारा C1 से लेके C5 तक जो फार्मर्स की कैटेगरीज डिवाइड करके किए, तो वो एक बहुत अप्रोच है कि मैपिंग करके आप किस तरह से किसको टारगेट करना, सबसे पहले किनके साथ शुरुआत की जा सकती है जो ऑलरेडी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन जो है उसको मूव ऑन करके सेकंड कैटेगरी के अंदर जा रहा है। तो वो प्रोग्रेस और उनको, तो वो मेरे लिए और मेरे पूरे साथियों के लिए, सभी के लिए रहा है और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे हम इफेक्ट करेंगे। एक मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव रहा सभी के लिए जो आपके वहाँ पे जो मास्टर ट्रेनर स्पेशली आपने तैयार किया, आईसीआर की हो चाहे मास्टर ट्रेनर हो, आइदर लीड फार्मर हो, तो उसमें से जो हमने डेमोस्ट्रेशन करके जो प्रैक्टिसेस का उन्होंने बना के प्रैक्टिकल सेशन हमसे लिया है, तो कल्पना जी हो चाहे नीलिमा जी हो, इस तरह के जो आपके मास्टर ट्रेनर्स हैं उन्होंने बहुत इन डेप्थ मतलब विद बैकग्राउंड कि क्यों कौन से इनपुट्स के लिए जो नेचुरल फार्मिंग के लिए हमने बनाए हैं, तो हर एक का बैकग्राउंड के साथ में इन डेप्थ जाके उनके बताना वो हमारे लिए बहुत इंप्रेसिव रहा है। सो वो चीज मुझे लगी कि वो रहे। बस जो मेरा एक क्वेश्चन है इसके साथ, क्योंकि बाकी साथी भी अपने अपने और बताएंगे, मैं पूरा इन डेप्थ इन डिटेल में जाऊंगा तो इसलिए मैंने बुलेट्स में ये बताया है। बस केवल मेरा ये था कि जैसे C1 C5 के जो फार्मर्स हैं वो और एक कैडर बेस के अंदर हर एक का सिलेक्शन क्राइटेरिया और उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह का हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम वर्क को उसको समझ के आए हैं वहाँ पे, लेकिन हम उस तरह की चीजें कुछ हमारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में या फिर कोयलेशन खुद मिलके अगर कुछ अप्रोच लेके हम यहाँ पे काम करना चाहें तो हमारे पास रहेंगी, तो उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर हमारा थोड़ा और तेजी आ जाएगी अगर टाइमली हमको मिल जाएगा। वो प्रकाश जी ने ऑलरेडी हमसे प्रॉमिस किया है शेयर करने के लिए, सो वो मैं चाहूंगा। केवल ये थी कुछ एक पॉइंट्स है जो अभिषेक जी को मैंने बताए, तो और मीनवाइल मीटिंग के बाद मैं जरूर शेयर करूंगा। सो थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। आपने जो अभी जो जितने भी सेंटेंस बोले अगर बुलेट पॉइंट्स में डिब्रीफ कर देंगे तो थोड़ी मेरी समझ बन जाएगी। आप अभय जी से कह रहे हैं? जी हाँ अभी हाँ ठीक, जरूर जरूर। ओके अभिषा, आप whenever you want to come in, क्योंकि आपके पास शायद सृजन का रिटन फीडबैक भी है, और आप अभी बताना चाहेंगे अभिषा? Yes, I can.
कीजिए कीजिए। I'll start with my experience and questions, and I have a list of questions from partners as well, but हिंदी I'll go में in बोलिए। later. मैं लास्ट में जाऊंगी जब मुझे लगा कुछ रह जाएगा। फॉर मी, मेरे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। ये मेरा दूसरा विजिट था, बट Correct, yeah. इस विजिट में मेरे को और ज्यादा अच्छे से समझ आया था। फर्स्ट विजिट वाज इन अनंतपुर, दूसरा ये तिरुपति में था। जो अभय जी ने कवर किया कि कैसे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, स्पेशली मैं भी काफी इम्प्रेस हुई थी द वे कल्पना जी एंड नीलम्मा जी एक्सप्लेन कर रही थी सारी चीजों को एकदम सरल भाषा में, जो सभी को अच्छे से समझ आ पा रहा था। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डेमोन्स्ट्रेशन काफी अच्छा था, जो फार्मर्स थे उनके साथ भी इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा था। दो क्वेश्चंस जो मेरे थे, एक तो पीएमडीएस के क्या नॉन नेगोशिएबल्स है और क्या प्रिंसिपल्स है, और दूसरा एटीएम। हमने दो मॉडल्स देखे थे, एटीएम मॉडल और ए ग्रेड मॉडल, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट आई हैव। Okay. सृजन का फीडबैक भी दे देंगे अभिषेक? हाँ, I'll just speak whatever she has written. तो ओके, सो सृजन प्रतापगढ़ एरिया, जो फीमेल जुड़ी थी वो प्रतापगढ़ रीजन में काम कर रही है, विच इज ऑल्सो सैंडी सॉइल और उस तरह का टेरेन है वहाँ का। तो उनके लिए एटीएम मॉडल कुछ ऐसा था कि जो उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हर ऑल्टरनेट डे पे फार्मर को इनकम प्रोवाइड कर रहा है, और क्योंकि वो ऑर्चिड पे काफी समय से काम कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए वो मॉडल थोड़ा सा और रेप्लिकेट करना, उनको समझना ज्यादा इजी था, कैसे वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो सकता है। पीएमडीएस में जो सीट पैलेटाइजेशन था वो उनको काफी इंटरेस्टिंग लगा था। आई गेस सभी को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा था। उनके जो दो सवाल है वो ये थे, एक तो कि वहाँ का सॉइल, जहाँ तिरुपति में जहाँ थे वहाँ का सॉइल और वहाँ का ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अलग है राजस्थान से, तो किस तरह से यहाँ पे रेप्लिकेट हो सकता है वो थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। और दूसरा था कि जब हम फार्मर्स सिलेक्ट कर रहे हैं पीएमडीएस के लिए या एटीएम मॉडल के लिए, तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करें। Okay. रामावतार जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। नमस्ते रामावतार जी, सुनाई बोलिए दे। बोलिए। हाँ जी सर, मैं अर्पण सेवा संस्थान से प्रोजेक्ट डायरेक्टर रामोतार चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी ये फर्स्ट विजिट थी सर नेचुरल फार्मिंग के बारे Okay. में। तो मेरा जहाँ पे आपने जो बताया दिखाया वहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। मैं राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो राजस्थान में हम फार्मर्स के साथ में मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और राजस्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, सॉइल टाइप भी अलग है। तो मैं ये चाह रहा था कि यदि वहाँ की चीजें यहाँ अपनी रिप्लिकेट कर सकें, तो सबसे पहले मेरा सुझाव था कि हम सीख के आगे। मेरा मानना है कि यदि फार्मर्स जो सिलेक्टेड फार्मर हैं, ग्रुप है, उसमें से 5-4 फार्मर को लेके यदि मैं वहाँ की विजिट कराऊं तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। थैंक यू। ठीक है। Okay. माधव सिंह जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। बहुत ही अच्छा रहा वहाँ पर विजिट, और हमने जो रायपुर बाजार में जो मार्केटिंग का बहुत अच्छा लिंकेज किया किसानों के लिए, वो भी अच्छा लगा। और जो पीडीएमएस वो हो रहा है वहाँ पे, उसमें ये एक तो था कि वहाँ पर जैसे बारिश वगैरह हो जाती है और सिंचाई के भी साधन है, उसी को रिले हमारा सवाल है कि जैसे हम बाड़मेर के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पर बरसात केवल ये जुलाई अगस्त सितंबर में ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो हम 365 दिन कैसे कवरेज करें, क्योंकि सिंचाई का कोई साधन नहीं है। और दूसरा एक था कि जो मल्चिंग का है, तो हमने वहां देखा था कि सब्जी वगैरह में तो मल्चिंग हो रही थी, लेकिन जो दूसरे खेत जो थे पीएमडीएस वाले, उनमें मल्चिंग नहीं थी। तो क्या इसमें मल्चिंग करना जरूरी होता है? और तीसरा हमने वहां देखा कि वहाँ दीमक की समस्या नहीं है, लेकिन हमारे इधर दीमक ज्यादा है। तो उसको मतलब कैसे उसको रोक पाएंगे हम, इसके बारे में और जानकारी हमें चाहिए थी। Okay. जेकेबीटी के साथी संजीव जी। हाँ नमस्ते सभी को।
विजय सर नमस्कार। नमस्ते। मैं संजीव यादव जमुनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट से, और ओके। पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ सीकर में और नेचुरल फार्मिंग को लेके कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ तिरुपति गया सर और काफ़ी अच्छा लगा, और मेरे को सीड पैलेटाइजेशन का वो बहुत अच्छा लगा है। वो उसको लेके हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा जो है प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे रामावतार जी कह रहे थे कि वहाँ से यहाँ अपना सीकर में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ जैसे आज अगर बारिश हुई, मान लो 1 घंटा 2 घंटा बारिश हुई, तो दूसरे दिन सूख जाता है एकदम पानी, मतलब फिर वो पानी जैसे सिंचाई करने लायक हो जाता है, और बिल्कुल सैंडी सॉइल है यहाँ। और दूसरे जो मल्चिंग का है, अभी माधव सिंह जी कह रहे थे कि मल्चिंग मल्चिंग अगर हम लोग यहाँ अगर जैसे काष्ठ आच्छादन करते हैं, तो काष्ठ आच्छादन करने से उसमें क्या दीमक का प्रकोप, जैसे अगर आज डाले, तो शाम को उसमें सुबह देखेंगे तो दीमक ही दीमक होगी। क्योंकि दीमक का बहुत प्रकोप है, दीमक तुरंत आ जाता है इसमें। चाहे कुछ भी कपड़ा डाल दें या कोई जूट का बोरा डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो दीमक की बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ। और दूसरा था कि ग्रीन कवर, कि हम लोग यहाँ सीकर में ग्रीन कवर 365 डेज वो कैसे हम लोग कर सकें ग्रीन कवर का। और एक डीपीएम सर ने वो बताया था, श्रीनिवासन सर थे और प्रकाश जी सर थे, उन्होंने बताया था, प्रिंसिपल्स बताए थे, 8 प्रिंसिपल्स। वो देखिए अच्छा लगा वो भी उसमें। और जो कल्पना एक मास्टर ट्रेनर थी दी, उन्होंने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा उनको नॉलेज है सुभाष पालेकर कृषि का। मैंने देखा कि महिलाओं में भी हैं ऐसे अच्छे ट्रेनर हैं। बहुत डीपली बहुत अच्छा बताया, और सारी जो टीम मेंबर जो भी संस्था के सभी लोगों ने बहुत अच्छे से कम 1-2 घंटे समझा उसको। एक-एक टेक्निकल चीज़ भी उन्होंने बताई, और मतलब विस्तार रूप से समझाया उसको हर एक चीज़ को, कि कब कैसे किसको क्या देना है। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा ये पीएमडीएस के बारे में सर, वो दीमक का जो है, दीमक अगर हमारे यहाँ का दीमक का सॉल्व हो जाता है, दीमक का, और वो ग्रीन कवर हम लोग कैसे करें यहाँ अपने सीकर में, और सीड फर्टिलाइजेशन का ये तो हम लोग कर सकते हैं इसका, और हम लोग करेंगे अभी, इसका तो कर लेंगे क्योंकि ये समझ में आ गया, इसका तो कर लेंगे। जैसे बताया उन्होंने, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी हुई थी कि कौन-कौन से बीज कर सकते हैं, और एक करेक्ट। बताया मूँगफली का नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, या हाँ, मूँगफली का कुछ छिक्कल होता है पतला, अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो निकल जाएगा। करेक्ट, यस। तो ये है सर मेरे को सबसे अच्छा सीड फर्टिलाइजेशन, और बाकी फार्म पे भी गए थे अन्य किसानों के बहुत सारे, तो अच्छा उनका था, ग्रीन कवर था, 8-8 10-10 प्रकार की फसलें लगा रखी थी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि अब इसको मैं वो रोटावेटर चला के इसको ग्रीन मैन्योर कवर करेंगे, बाद में इसमें पेडी लगाएँगे। तो वहाँ क्या ज़मीन में जो अपना तिरुपति में है, वहाँ ज़मीन में नमी है, आर्द्रता वहाँ के लगे है, वहाँ नमी रहती है। अगर यहाँ ऐसे सीकर में नमी रहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ वो तुरंत सूख जाती है। यही सर मेरा कहना था। हम बीच समर में गए थे, फिर भी एक दिन पहले थोड़ा सा ड्रिजल हुआ था, तो वो वेटनेस था इसमें। सुरेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं? नमस्ते मैडम, नमस्ते विजय सर, नमस्ते। और सभी साथियों को भी नमस्कार। काफी सारी चीजें जो है वो संजीव जी ने कवर है, रामूतार जी ने भी अच्छा बताया। हमारा जो राजस्थान की जो सिचुएशन है, उसमें हम किस तरीके से उसको कर पाएंगे। वहाँ पे जो भी हम लोगों ने देखा है वो मतलब जो हम यहाँ से कल्पना करके गए थे, उससे काफी चीजें जो थी वो पहले तो वहाँ देखते ही हमारी क्लियर हो गई थी। जैसे सीड प्रेडेशन का जो था, हम जैसे यहाँ की सैंडी सॉइल की हम बात करें, हम रास्ते में बात कर रहे थे कि हम यहाँ जैसे ही सीड डालेंगे वो तो भून जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है यहाँ की मिट्टी। पर वो पॉलिटाइजेशन से हमें ये समझ में आया कि नहीं, सीड को अगर हम पॉलिटाइज करके डालते हैं तो वो ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी। तो कुछ चीजें तो हमारी वहाँ पे क्लियर हो गई थी। कुछ एक चीजें जो संजीव जी ने बताई, वो था एक सर, रायथू बाजार में हम गए थे। हमें बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा वो आंध्रा गवर्नमेंट का, जहाँ किसानों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है। काश राजस्थान में भी ऐसा हो पाता। हमने यहाँ मीटिंग में भी हमारे मैनेजमेंट के साथ भी वो डिस्कशन किया कि वो चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। उसमें सर थोड़ा सा ये जो हमारी टीम के साथ हमने डिस्कशन किया, उसमें ये चीज निकल के आई थी कि वहाँ जो नेचुरल फार्मर्स जो हैं और जो रासायनिक करने वाले जो हैं,
उनको अलग अलग करने का क्या है? जैसे हम जहाँ गए थे विजिट के लिए, वहाँ नेचुरल फार्मर्स भी थे और कुछ रसायन करने वाले भी थे। तो Correct. ऐसा कुछ है रायथू बाजार में कि नेचुरल फार्मर्स का अलग सिस्टम रहे और रासायनिक वालों का अलग रहे? वो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे सर। Okay. और ये 3 एक्चुअल साथी में ये हैं। क्वेश्चन जब जी ये क्वेश्चन हमने जब यहाँ मीटिंग में बात की तो हमारी टीम से ये चीज निकल के आई थी कि ये किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम। तो थोड़ा सर इस पे जरूर हमको बताइए। हम रायतू बाजार Thank गए थे, मैं भूल गई थी आपसे बोलना, जहाँ पे नेचुरल फार्मर्स बेच रहे हैं। Correct. थोड़े कस्टमर्स उनको पहचानते हैं कि ये नेचुरल वाले हैं, Yeah. मगर वो थोड़ा अलग नहीं है। और वो लोग भी बाकी वेजिटेबल्स केमिकल का बाजार से खरीद के बेचते हैं, अपने जो खुद का है वो भी बेचते हैं। 3 संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी बाकी है, CMF, पेडो और DSC। थोड़ा आप भी जल्दी आपका फीडबैक देंगे। हाँ धनराज जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। ये एक्सपोजर मेरे लिए खास अच्छा लगा। इसमें हमारे यहाँ ज्यादातर सूखा एरिया है। वर्षा में 2-3 दिन बारिश होती है, इसके बाद सूखा रहता है। इसमें मेरे को जो खास सीखने को मिला, एक PMDS का जो सिस्टम है वहाँ, उसमें कई तरह के फायदे हैं किसानों को। इसमें आय के साथ साथ हरी खाद भी मिलती है। हरी खाद के साथ साल भर खेत में नमी भी बनी रहती है। तो ये एक बहुत बढ़िया लगा वहाँ का मेरे को, क्योंकि हम एक रेनफेड एरिया में भी गए 2-3 जगह, तो लगा कि एक सूखे एरिया में खेत में नमी बनी रहती है। मतलब एक किसान ने तो ये भी बताया था कि 2021 के बाद उस खेत में अब तक जुताई नहीं की, फिर भी वो अपनी उपज ले रहा है। ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को कि यही है प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती। वास्तविक बोले तो यही है, क्योंकि इस नेचुरल खेती का एक सिद्धांत है कि देसी बीज और देसी खाद और देसी तरीके से जुताई, मतलब बिना जुताई के हम खेत से कैसे उपज ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ जो एक सिस्टम बढ़िया लगा कि सबसे पहले कैडर को तैयार करते हैं। कैडर अपना एक डेमो तैयार करके फिर किसानों को की तरफ मोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगा। दूसरा, CRP मास्टर ट्रेनर जो वहाँ तैयार किए हैं, वो एक तरह से मतलब क्या बताएं, टेक्निकली तरीके से इतनी सरल भाषा में इन लोगों ने हमको अच्छा बताया। उसमें कीटनाशक कैसे बनता है, खाद कैसे बनती है, 10 पानी, जीवामृत, ग्रोथ प्रमोटर, पंचगव्य, एक मीना अस्त्र। इसके बाद में एक सीड बॉल वाला जो बताया था, वो भी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उस सीड बॉल में 5-6 महीना तक पड़ा रहे तो भी खेत में जब नमी होती है वो अपने आप अंकुरण हो जाता है। ये बहुत बढ़िया लगा। इसके बाद एक चीज और देखने को मिली कि इस प्रकार की जो नेचुरल खेती करते हैं, कई किसानों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, फिर भी लीज पर लेकर के भी वो इतनी आय ले रहे हैं। तो वास्तविक इस प्रकार की खेती में किसानों को अच्छी इनकम होगी, तभी ऐसा काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया लगा। इसके साथ ही एक चीज, इनपुट सेंटर जो BRC सेंटर है, वहाँ से भी किसान इस प्रकार की जो सामग्री है, जैविक कीटनाशक, जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं और इस नेचुरल खेती की ओर ज्यादा बढ़ सकते हैं। धनराज जी, कुछ हम लोग भी प्रश्न यहाँ है पर क्या? आपके कुछ प्रश्न? प्रश्न बताता हूँ, हाँ एक जी, दो प्रश्न अच्छा, बताता अच्छा। हूँ। ये हम लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन एक मैन पावर को लेकर के, बाकी हम लोग 350 गाँव में काम कर रहे हैं। 30,000 परिवारों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हर माह इन 30,000 परिवारों से नियमित बैठ के करते हैं। SHG के
8 फेडरेशन है हमारे यहाँ पर, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार इस काम के साथ जुड़ सकते हैं, ये एक मेरा सवाल। थैंक यू। थैंक यू। CMF और DSC के साथी। नमस्ते सभी को। हाँ जी, शयन जी, गो अहेड। पहले तो ये मेरे लिए पूरा सभी चीज नया नया है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा कि मीनास्त्रो और एक एक के लिए ग्रोथ प्रमोटर बनाया, वो दोनों चीज मेरे लिए काफी अच्छा है। मैं ये इम्प्लीमेंट के लिए तैयार किया है अभी, तो ये सबसे अच्छा लगा। अभी तक मैंने स्टार्ट कर दिया अंडा, मतलब एक के लिए वो जो ग्रोथ प्रमोटर चिल्ली के देने के लिए, बस यही है। थैंक यू। Okay. CMF. Shine, you're from CMF, is it? Yes, ma'am. आशुतोष जी वो Ashutoshi. हाँ. Ashutoshi. Ashutoshi. Okay, so maybe we can take him later. think he is sure. आशुतोष जी, आप आपके बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। हमारे तमिलनाडु के 3 साथी है, कार्तिक, निवेदिता, अनंतु। एनी क्विक फीडबैक फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चंस? No questions, Kavita. It was a new experience for me. I'm very new to this field, so the exposure visit was in the right sense for me. I was able to learn a lot in general about agriculture and more specifically about organic farming and natural farming, and also the structure of RYSS was also very nice. It was nice to see how there was a nice gradation from a social structure into a government structure. So thanks a lot for this opportunity to come and see how we have set up the whole thing. Sure. Anantu, anything from your side? Oh, Anantu had come. Yeah, because he's the one who initiated that Tamil Nadu effort. I think I met him in Gujarat. Yes, you met Yes, him in sir. Gujarat. Oh, Yes, okay. sir. Yeah. I'm on the road, place. Sorry. Hello, sir. Hello, Yeah. how are you? We are privy to the great work, and as always, fully admired it, and thankful to all that you are doing. And it has given us a lot of motivation. We can't quite hear you, Anantu. Can you speak slowly? It's always very, very admirable. And I also said it has been a big motivation for all of us, and it has actually ignited a lot of hopes in us. Okay. That we, even if we copy 5% of it, we would have achieved a lot. Sure. Okay, so over to you, Swati. Yes. DSC as well. Okay. DSC Ashutosh. DSC is Manoj ji. Manoj ji, please. सभी को नमस्कार। नमस्ते। मेरे 2 ही कमेंट्स थे कि जैसा हम फील्ड में गए थे तो मैंने देखा वहां पर उन्होंने बहुत सारी पल्स क्रॉप को ग्रीन मेन्योर के लिए लगा रखा है। तो उसमें इतना सा जैसा हमारी तरफ करते हैं कि अगर हम कोई भी पल्स 4-5 तरह की लेते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग करके मार्केट में या किसी भी उसका सेलिंग करके फिर उसको ग्रीन मेन्योर में काम में लेते हैं। तो वहां भी अगर थोड़ा सा इस तरह से कर सके, उसको ग्रीन मेन्योर में भी काम आ जाए और वो खाने के लिए भी उनको मिल जाए तो वो बेहतर होगा। दूसरा मेरा रायतू मार्केट से था, वहां पर जो रेट लिस्ट थी सभी वेजिटेबल्स की, तो वो रासायनिक केमिकल वाला और अपना जो है NF वाला वो सब एक जैसा ही था। अगर उसका रेट अलग रहेगा तो थोड़ा जो किसान है जैविक वाला, तो वो थोड़ा आगे जाएगा कि भाई हाँ ये अपना रेट अलग है। थोड़ा जो बड़े बड़े आदमी जो जब बड़े कार वाले आते हैं ऐसे बड़े बढ़िया, तो देखेंगे यार अरे इधर अच्छा है, इधर नेचुरल वाला है तो इसको हम परचेज करें, ये नेचुरल है। वहां पर क्या दोनों एक रेट में है, तो वो थोड़ा उसमें होना चाहिए, उनकी रेट अलग होना चाहिए थोड़ा।
ठीक है, मैं मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पहले. I should have said it at the very beginning. It was a very useful visit, क्योंकि fields में जाने का ज्यादा समय बिताया है, तो it was extremely useful to interact with farmers and get to know their experiences. एक प्रश्न ये था कि PMDS में ही हमने pelletization वाला मॉडल भी देखा, विदाउट पेलेटाइजेशन PMDS करने वालों का भी देखा. तो RYSS के एक्सपीरियंस में are you encouraging pelletization because seed preparedness, soil preparedness दोनों जब शामिल होते हैं, उसमें क्या अंतर आप लोगों ने देखा है क्या, वो एक प्रश्न था. मगर जिन लोगों ने विदाउट पेलेटाइजेशन किया है, रेन फेड कंडीशंस में किया है, उनके खेत में भी हमने अंकुरण होते हुए देखा है, मगर थोड़ा स्पार्स था कंपेयर टू पेलेटाइजेशन. और दूसरा ये था कि PMDS नो टिल फार्मिंग, नो टिलेज फार्मिंग की तरफ कैसे लेके जा सकता है, जहां पे सिर्फ ग्रीन मैन्यूरिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आफ्टर PMDS, मगर कुछ और भी उसके साथ करने से एक्चुअल 365 डेज ग्रीन कवर में कैसे उसको लेके जा सकते हैं, उसके बारे में आपसे एक्चुअल प्रैक्टिसेस लेवल पे क्या करना चाहिए जानना चाहती थी. थर्डली, SHGs के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने देखा है कि SHGs रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है कि केमिकल से क्या नुकसान होता है, क्यों नेचुरल फार्मिंग की तरफ से 2-3 मीटिंग्स में उन्होंने अपने SHG मीटिंग्स रजिस्टर में कुछ रेजोल्यूशंस, डिस्कशंस लिखा है. बट आई थिंक उससे ज्यादा एजेंडा में लेके जाने के लिए और क्या हो सकता है, व्हाट कैन इट बी द सीट ऑफ, should it be the space जहां पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट्स को और अच्छे ढंग से वहीं पे शेयर किया जा सकता है. इन योर इमेजिनेशन और क्या पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि राजस्थान में भी महिला संगठनों के साथ बहुत सारा काम चलता है इन लोगों का. हाउ एग्जैक्टली कैन दैट स्पेस बी यूज्ड, with what kind of agenda setting in that space, अगर आप और एक्सपैंड कर सकते हैं. स्वाति, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं शायद. यस, थैंक यू सो मच कविता मैम, एंड आप सभी को मेरा नमस्ते. मेरा एक प्रश्न सबका क्वेश्चन सुन के सर से भी है कि दिस वाज वन ऑफ द, अब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी बिकॉज मेरा हिंदी में भी कोशिश करूंगी कि देखिए, ये जो विजिट हुई थी राजस्थान की, ये डेडिकेटेड PMDS की ये हमारी पहली विजिट थी. मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो एक्सपोजर विजिट होता है वो नेचुरल फार्मिंग प्लस PMDS का होता है. तो मुझे सर से भी ये पूछना था कि हाउ डू वन अप्रोच PMDS, क्या नेचुरल फार्मिंग करके PMDS अलाइनिंग इज वन वे, मतलब हाउ, बिकॉज अदर स्टेट्स में इतना मैच्योरिटी ऑफ नेचुरल फार्मिंग नहीं है टू लेयर इट विद PMDS. सो हाउ डू यू अप्रोच कि भाई PMDS मतलब फार्मर ओवरवेल्म ना हो जाए, या पहले थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग के बारे में ज्ञात हो जाए और उसके ऊपर PMDS करे, या PMDS से शुरुआत करें. सो व्हाट इज, किस तरीके से इस PMDS 365 डेज अप्रोच को देखना चाहिए फॉर अदर स्टेट्स आल्सो टू टेक इट अप. So, sir, over to you. You're on mute. Yeah. I didn't expect that Swati was also questioning me. So, fine. Yeah. Anything Avisha wanted to add in the end? I'll do it in chat. I have a few questions, but I'll do it in chat. No. Okay, then I'll start then responding. So, I think, yeah, first of all, I must thank all of you for coming. आप सब लोगों को धन्यवाद आने के लिए, और बहुत गर्मी के दिन थे, फिर भी राजस्थान से कम होगा शायद. राजस्थान और आंध्र प्रदेश में डिफरेंस ये है कि राजस्थान का जो हीट है वो ड्राई हीट है, यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. बट
the water in the air is the same whether it's Rajasthan or Andhra Pradesh. So इसका जो PMDS का प्रिंसिपल है वो हर एक जगह अप्लाई होता है. But what you are able to experience in terms of relative humidity at this particular level may be different. So just I think the before going to PMDS जो आप लोगों ने कम्युनिटी कैडर्स के बारे में बात किया, C1 to C5 मास्टर ट्रेनर, तो ये शुरू से यही सिद्धांत है हमारा कि लर्निंग बाय डूइंग, नॉट बाय टॉकिंग, लर्निंग बाय डूइंग एंड ऑल्सो टीचिंग बाय डूइंग. तो इसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने का बात नहीं है, ये इसको हम अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं. तो जो CRP है किसानों के साथ रहेंगे, उनके साथ खुद काम करेंगे और किसानों का खेत पे भी जाके उनको एडवाइस देंगे. बट इट इज़ नॉट कि भाई कहीं पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या यूजुअल अप्रोच है कि ये जो ट्रेनर है वो काम नहीं करेगा, केवल एडवाइस देगा, वो गलत बात है. और ये जो नेचुरल फार्मिंग है, हर साल हमारा प्रोग्राम बदलता रहता है. ऐसा नहीं है कि पूरी जानकारी हमें शुरू से थी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. जब हमने शुरू किया 20 साल पहले, केवल NPM से शुरू किया था हमने. 2004 में महिला संगठनों के साथ वासन, CSA और काफ़ी NGOs जुड़े थे. तब हमारा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी लिमिटेड था कि भाई केवल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, तो उससे कैसे किसानों को बचाएं. तो इसीलिए अभी भी ज़्यादातर ये प्रोग्राम NPM प्रोग्राम से भी जाना जाता है आंध्र प्रदेश में. वो 20 साल हुए, 2004 में शुरू हुआ था. फिर 2007-8 में पालेकर जी से हमने ट्रेनिंग करवाया. तो पालेकर जी से मैंने सीखा कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब NPM करते थे मैं सोचता था केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन पालेकर जी से मैंने सीखा कि केमिकल फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर 2015 में जब मैं वापस आंध्र प्रदेश आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, तब मैंने बहुत जानकारी लिया इसके बारे में, जो विदेशों में क्या साइंस है इसका. इसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रो इकोलॉजी कहते हैं, जर्मनी में बायोडायनामिक फार्मिंग कहते हैं. अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में फार्मर टू फार्मर का मूवमेंट है वाया कैंपसिनो के नाम पर. तो ये सब देखकर हमारा जो सोच है, पहली तो ये समझ में आया जो पालेकर जी कह रहे हैं और जो विदेश के साइंटिस्ट कह रहे हैं, बहुत सिमिलैरिटी है. तो पहले हमको एक आश्वासन हुआ कि हम साइंस के रास्ते पे जा रहे हैं. लेकिन ये भी पता लगा कि पालेकर जी के अप्रोच में कुछ लिमिटेशंस हैं. तो हमने सोचा कि ये साइंस के साथ जाएंगे और साथ ही जहां साइंस क्लियर नहीं है, हमारे प्रैक्टिसेस कैसे हैं उसके साथ चलेंगे. आराम से जब इसमें रिसर्च होगा और एविडेंस आएगा तो आगे बढ़ सकते हैं. ये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे. जहाँ पर ऑलरेडी प्रैक्टिसेस पालेकर जी ने या बाकी जो हमारे राष्ट्र में ही काफ़ी किसान हैं, अलग अलग हमारे CVR मेथड है एक, मिट्टी का द्रावण बनाने का, बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं आंध्र प्रदेश में. तो हमने किसी को मना नहीं किया, जो किसान को चाहिए वो करते रहे हैं. और जब हमारा साइंस इम्प्रूव हुआ तो हमको वो मेथड्स उनको पास ले जाने का मौका मिला. तो ये जो अभी आप PMDS की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में सबसे पहली बार हो रहा है. तो ये बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हैं हम, आप सब भी.
तो ये प्रकृति में होता था। जब डेजर्ट है, राजस्थान में डेजर्ट है, बाकी जगह डेजर्ट्स हैं, जो कैक्टस है, ज़ेरोफाइट्स हैं, वो कैसे आते हैं? वो मॉइस्चर को खींच रहे हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया में पेड़ हैं, उनको कौन सिंचाई दे रहा है? बारिश जब नहीं है फिर भी हरे भरे हैं। तो कोई नेचर के प्रोसेसेस जो है उनको समझने की बहुत जरूरत है। तो ये अभी जो आपने देखा है, अभी ये इवॉल्व हो रहा है। ये ऐसे नहीं है कि इसका पूरा ज्ञान है या कहीं पर भी नहीं है। आपने जो देखा, विश्व में पहली बार किसानों के खेतों में ये काम हो रहा है। तो बहुत सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन हम वेट नहीं करना चाहते हैं। ये समझने में 100 साल लगेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? तो जितनी भी समझ है उससे आगे जाएंगे, जो किसान के लिए नुकसान की बात नहीं है, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हमने पीएमडीएस शुरू किया था, मैंने केवल बताया था भाई 8-10 डिफरेंट सीड्स यूज करो, तो 2020 में। फिर जब 2021 हुआ, मैंने बोला नहीं नहीं, थोड़ा इंक्रीज करो, 12 से 15। पिछले साल हमने बोला 18, मिनिमम 18 होना चाहिए। इस साल हम कह रहे हैं मिनिमम 30 बीज होना चाहिए। तो ये हर एक साल हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और ये 30 बीज की अभी जो हम पीएमडीएस करवा रहे हैं, वो मेरी सोच नहीं है। एक सीआरपी, एक मीराबी बोल के एक लेडी है गुंटूर में, उन्होंने एक किसान को कन्विंस किया, अरे भाई 18 बीज नहीं 30 बीज करके देखो। और इतना बढ़िया रिजल्ट आया वो किसान का पैडी में। उसने 30 बीज की पीएमडीएस की बुआई की मई में, जब थोड़ा बारिश हुआ, और फिर वो उसको हरा फॉडर जो था वो कैटल को दिया उसने। और मेन पैडी में ना घन जीवामृत डाला, ना जीवामृत डाला। पूरा फसल में एक बार शायद डर के बारे द्रव जीवामृत डाला, नहीं तो वो डालना भी नहीं चाहता था। और पेस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं था, वीड का प्रॉब्लम नहीं था। तो बट एक स्प्रे बोला उसने, सर मैं थोड़ा डर गया कि बाकी सब कर रहे हैं इतने स्प्रेस, मैं भी एक करूंगा बोल के निमास का एक स्प्रे किया। उसका जो यील्ड आया, वो उसका ऑफ कोर्स उसका 4th ईयर था नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन रसायन किसान से उसको 25% ज्यादा यील्ड आया पैडी में। और खर्चा था केवल 10%। जो रसायन किसान का 100 रुपया खर्च हुआ था, इसका 10 रुपया खर्च हुआ, और यील्ड 25% बढ़ा। तो वो किसान के पास वो सीआरपी के फील्ड में बाकी सब जिलों से हमने डीपीएम्स को भेजा, मास्टर ट्रेनर्स को भेजा, खुद समझें। और फिर हमने सबसे पूछा, क्या भाई 30 बीज कलेक्ट करने में क्या दिक्कत है? तो बोला नहीं साहब करेंगे। तो मैंने बोला कीजिए। तो अभी इस साल जो है ये नया मॉडल है हमारा, पीएमडीएस 2023 जो है, तो ये अलग है। इससे सॉइल में मेरे ख्याल में चेंजेस और अच्छी तरह से आएंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये नहीं कह सकते हम कि हम पूरी तरह से समझ गए हैं कि भाई एग्जैक्ट साइंस क्या है, लेकिन एक तो समझ गए हैं ये किसान के लिए फायदेमंद है, सॉइल के लिए अच्छा है, और ये न्यूट्रिटिव फूड इससे तैयार हो सकता है। तो ये मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इसमें ये लर्निंग प्रोसेस है। वो पहले आप सब ये नहीं सोचना है कि अभी जो आपने देखा है ये फाइनल वर्ड है। और जब आप राजस्थान में करेंगे और सीखेंगे, मध्य प्रदेश में करेंगे और सीखेंगे, हमको सिखाएंगे। तो एक ही है कि लर्निंग हैज टू बी कांस्टेंट, ऑब्जर्वेशंस, लर्निंग। तो हमने पहले जब पीएमडीएस किया, ये केवल 45 दिन के लिए हमने सोचा कि पीएमडीएस करो, उसके बाद मेन फसल लेंगे
और ये पीएमडीएस को या तो रोटावेटर से सॉइल में मिलाएंगे या उसका ग्रेजिंग पशुओं के लिए चारा के लिए यूज करेंगे और फिर मेन क्रॉप लेंगे। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था। सारे जिलों में ऐसे ही काम चलता है। लेकिन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में नायक साहब जो डीपीएम है, उन्होंने एक अलग मॉडल दिखाया। वो कोरोना का समय 2020 में उनका मॉडल ये है कि हर एक महीने में कमर्शियल क्रॉप आना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने किसी ने रेस किया कि भाई ये पल्स क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट तक क्यों नहीं जाते हैं, पहले क्यों काटते हैं। तो यही सवाल अनंतपुर में उन्होंने कहा कि मार्च में हम बुआई करेंगे। तो तब मार्च में तो सूखा रहता है, तो तब उन्होंने सीड पेलेटिंग किया, ताकि ये सीड पेलेटिंग का ये जरूरी है कि किसान जो है कि केवल बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो बहुत मुश्किल है ये माइंडसेट बदलने के लिए कि किसान जो है, हमने ये बताया कि एक फसल निकालते हो उस समय दूसरा फसल बुआई करना है, बारिश हो या ना हो। तो बारिश नहीं होने से क्या करेंगे? तो इसीलिए हम सीड पेलेटिंग लाए हैं। अगर जमीन में नमी है तब पेलेटिंग की जरूरत नहीं है। तो जमीन जब सूखा है, ड्राई सोई, मार्च के महीने में कहां से आपको बारिश होगा? अप्रैल महीने। तो अभी जो अनंतपुर देखेंगे तो वो हर महीना वो बुआई करते रहते हैं, कोई बारिश के लिए कोई वेट नहीं करता वहां पर। तो इसीलिए सीड पेलेटिंग करते हैं और बीज के साथ काफी घन जीवामृत उसके साथ वो बीज के ऊपर भी डालते हैं। तो अभी ये साइंस के बारे में लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा आपके जो प्रश्न हैं। तो पहली बात है कि ये नई चीज है, ये और टाइम लगेगा इसको स्टेबलाइज होने में, लेकिन हम रुकना नहीं चाहते हैं कि जब तक पूरी जानकारी होगी तभी हम काम शुरू करेंगे। तो क्या मालूम 10 साल लगेंगे, साइंटिस्ट को कुछ काम दिया तो 100 साल भी ले सकते हैं। तो हम रुकना नहीं चाहते हैं, जो किसान के लिए फायदेमंद है करते जाएंगे, उसी से साइंस निकलेगा। तो जो भी हमको एडवांसेस आते हैं हर साल, उसके हिसाब से अपने तरीके से इसको डिसेमिनेट करते हैं और फिर हर साल कुछ करते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं। तो अगर आप 12 महीने के बाद आएंगे और कुछ नया चीज होगा वहां पर। तो ये है। और ये जो हमारा 10,000 लोग हैं हमारे पास पूरे RYSS में, 98.5% आर कम्युनिटी कैडर्स। जो आपने देखा फील्ड में CRPs हैं, डिफरेंट लेवल्स के CRP हैं। लेवल 3 CRP मीन्स 1 पर 100 फार्मर्स। फिर लेवल 2 है, एक 5-10 गांव के लिए एक लेवल 2 CRP है। और फिर मास्टर ट्रेनर्स हैं, वैसे 5-10 यूनिट के लिए। तो ये सब अपना एक्सपर्टीज और अच्छा काम, तो उनके लिए भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपना खेत, इनका खेत कैसा है, इनका खेत का प्लान बनवाते हैं उनसे हर साल कि भाई पिछले साल क्या रिजल्ट आया आपका, इस साल आपका खेत कैसे होगा। फिर हर महीना अपना वो रिकॉर्ड में बताते हैं खेत में क्या किया इन्होंने, और फिर वेरिफिकेशन रहता है अक्टूबर में। तो सो देयरफॉर बेस्ट प्रैक्टिशनर जो सबसे अच्छा खेती करते हैं वही दूसरों को सिखा सकते हैं। तो ये नॉन नेगोशिएबल है कि इसीलिए आपने जो ट्रेनर्स की बात की, उनको अपना प्रैक्टिस और थ्रू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। और अभी हमने एक और नया इंट्रोड्यूस किया है इस साल कि हर डिस्ट्रिक्ट में AD एग्रीकल्चर डिवीजन, माने हर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 7 ऐसे डिविजन्स होते हैं। हर डिवीजन से 2 मास्टर ट्रेनर को अनंतपुर में शिक्षा देंगे।
जो आप बात कर रहे हैं कल्पना, वो अभी अनंतपुर में शिक्षा लिया है। 6 दिन का ट्रेनिंग नायक साहब देते हैं इनको, हमारे डीपीएम साहब। और फिर 14 दिन ये लोग अनंतपुर मॉडल को, अनंतपुर में किसानों के फील्ड में किसानों के साथ काम करके वो अमल करके आए हैं। तो 14 दिन 5 किसानों के साथ, अनंतपुर किसानों के साथ इन्होंने काम किया, काम सीखा, और वापस अपने डिवीजन में ये 5 किसानों के साथ काम करके दिखाएंगे। और इनका काम कैसा है वो देखने के लिए अनंतपुर से ट्रेनर्स आएंगे। तो हर महीना जो है ये 6 दिन अनंतपुर जाएंगे, और 6 दिन के लिए अनंतपुर के ट्रेनर्स इनके यहाँ आकर ये क्या काम सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये 3 महीने पहले हमने शुरू किया है। तो हमारा आइडिया है, आपने अविशा ने पूछा था ए ग्रेड मॉडल, एटीएम मॉडल। तो हमारा आइडिया है जो हमारे 10,000 फील्ड स्टाफ है, ये अगले 18 महीने में हर कैडर, ये 10,000 लोग जो है वो ए ग्रेड मॉडल भी खड़ा करेंगे और एटीएम मॉडल भी खड़ा करेंगे। तो पहली इनकी आमदनी बढ़ना चाहिए, और हमारा लक्ष्य है, अभी अनंतपुर में हमने देखा है और भी आगे और इम्प्रूवमेंट्स होंगे, कि हर किसान हर महीना एक 50,000 रुपया की कमाई होना चाहिए। जो सिटी जाके काम करते हैं उनसे दुगना इनको कमाना है गांव में, और अच्छा खाना खाना है, और अच्छा हेल्थ बनाना है, और नेट इनकम पॉकेट में 50,000 रुपया हर महीना होना चाहिए। ये 4 साल, ये नहीं कि 4 साल तक वेट करना है। पहले साल ही 10,000 रुपया कमाएंगे हर महीना, दूसरे साल 15,000, 20,000, 25,000, वैसे ग्रेजुअली एक एंड ऑफ 4th ईयर। तो अभी ये सब 10,000 लोगों को हम 4 साल के बाद सर्टिफिकेट देंगे। वो कोशिश कर रहे हैं इनको बीएससी डिग्री दिलवाने की, बीएससी नेचुरल फार्मिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिग्री यही है कि इनका कमाई क्या है। जब पैसे कमाते हैं तभी बात सुनेंगे, नहीं तो सोचेंगे केवल भाषण देने के लिए आए हैं, कोई इनको सैलरी दे रहा है तो वो अपना ट्रेनिंग करने। सो ये जो हमने देखा है, जो नॉलेज है इसमें नेचुरल फार्मिंग में, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना कम करेंगे, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कोई लेक्चर देंगे, काम नहीं चलेगा। जो सिखा रहा है उसका फील्ड, उसका खेत जो है सबसे अच्छा होना चाहिए। सो वो है इन्वेस्टमेंट इन द कम्युनिटी कैडर। तो मैं अपने आप एनजीओ सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप वो सरकार के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे मत दौड़िए। आपके जितने किसान हैं, एटलीस्ट 1 पर 100 फार्मर्स एक ए ग्रेड किसान बनाइए। इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, एफर्ट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। किसी के ऊपर डिपेंड ना कीजिए, आप अपने किसानों को ए ग्रेड किसान बनाने के काम में जुटिए। ऑलरेडी जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो एक सेपरेट आइडिया आपका होना चाहिए कि हम ऐसे किसानों को तैयार करें जिनको देख के बाकी लोग खुद करेंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ये इस तरफ खेती करने से आपका इनकम जो है 4 गुना 10 गुना बढ़ेगा। ये नहीं कि 15%, 20% बढ़ेगा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। और क्लाइमेट प्रूफ होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होगा। जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी आमदनी की बात मैं कह रहा हूं, ये आमदनी तभी आएगी जब जमीन को प्राकृतिक खेती के सिद्धांत सारे उसमें दिखाई पड़े। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी जो हमारे ए ग्रेड किसान हैं क्या कर रहे हैं? 365 डेज ग्रीन कवर कर रहे हैं, सूखे जमीन में भी बीज बुआई कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी है।
वैविध्यता है, पल्सेस क्रॉप हैं, मिलेट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ्लावर्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं। सो क्रॉप डाइवर्सिटी, ओन सीड यूज करते हैं, प्लविंग नहीं करते हैं। जो मल्चिंग बताया आपने, वो तो लाइव प्लांट्स का भी मल्चिंग हो सकता है, क्रॉप रेसिड्यू का भी मल्चिंग हो सकता है। तो फिर ये जो बायोलॉजिकल इनॉकुलेंट्स हैं, घन जीवामृत, द्रव जीवामृत, ये बहुत जरूरी भी हैं और एक समय के बाद इनका जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए हमने ज्यादा ये बायो रिसोर्स सेंटर्स, उनके ऊपर हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये हर किसान सीखना चाहिए कैसे करना है। ये रेडीमेड का सिस्टम नहीं चलेगा। वो कुछ चीजें जो अकेजनली जरूरत है उसके लिए बायो रिसोर्स सेंटर करे जरूरत है, नहीं तो फिर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन मॉडल फॉलो करें हम। अगर सब रेडीमेड मिल रहा है, ये दुकान पे जाइए, वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, लेकिन आप पैसे दो और निमास्त्र लो, जीवामृत लो, वो भी अच्छा नहीं है। किसान के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, ये किसान सीखेंगे नहीं। और हमारे जो 85% किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, टेनेंट्स हैं, तो और क्वालिटी कंट्रोल जब इनपुट्स खुद बनाते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, शॉर्टकट्स ना लें। ये इनपुट प्रिपरेशन जो है, ये ऑटोमेटिकली वो 2 लाख 5 लाख खर्च करके बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने से काम होगा, वो हम बिलीव नहीं करते हैं। किसान खुद बनाए, महिला संगठन और पुरुष मिलके कम्युनिटी इनपुट प्रिपरेशन करेंगे। जो अकेशनली यूज करते हैं उनके लिए शॉप ठीक है, लेकिन बीजामृत भी शॉप से खरीदना है, घन जीवामृत, द्रव जीवामृत भी शॉप से खरीदना है, तो वो गलत मॉडल होगा। तो वो आप उसके बारे में सोचिए। तो ये हमारा मेथड है कि हमारे जो स्टाफ है हर 100 किसानों के लिए एक सीआरपी रखते हैं, और 10,000 में 60% महिलाएं हैं ट्रेनर्स। तो ये महिला ट्रेनर्स, जो भी ट्रेनर सेलेक्ट करते हैं वो महिला संगठन का अप्रूवल होना चाहिए। अगर महिला संगठन का रेजोल्यूशन नहीं है तो फिर हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हमने महिला संगठनों का जो रोल है, वन ऑफ द रोल्स इज टू अप्रूव ये कम्युनिटी कैडर ये सही है, ये हमारे काम आएंगे और या दूसरे गांव के काम आएंगे। क्योंकि नए गांव में जाना है तो पुराने गांव से भेजते हैं पहले, तो लेकिन वहां पर दूसरे गांव भेजने के लिए भी महिला संगठन का रेजोल्यूशन होना चाहिए, अप्रूवल इसके लिए। तो ये आपने पूछा ट्रैकिंग के बारे में। ये हमने 4 साल पहले ये देखा कि भाई सारे महिला संगठन में जाके परिस्थिति क्या है। तो जिसके पास जमीन है या जमीन उन्होंने रेंट पे लिया है, लीज पे लिया है, वो 60% लोग थे, जो अभी C1, C2, C3 कहते हैं, C1 to C3। ये 60% लोग हैं जो महिला संगठनों में हैं। एक 10% लोग हैं जो नॉन फार्म लाइवलीहुड्स में हैं, और 30% लोग हैं जो किसान मजदूर हैं। जमीन नहीं है उनके पास, लीज भी नहीं लिया है, ये किसान मजदूर हैं। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो हमने सोचा इनके लिए अलग इंटरवेंशन, C5 जो कहते हैं, तो उनके लिए हमने होम गार्डन्स, होमस्टेड गार्डन्स, न्यूट्रिशन गार्डन्स, अभी जो ATM मॉडल बनेगा वो इनके लिए है ज्यादा, क्योंकि 20 सेंट्स 0.2 एक बात नहीं है। ये हमने प्राइमरली ये लोग अच्छा खाना खाएं और उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ये C5 को नजर में रख के ये हमने होमस्टेड गार्डन का मॉडल शुरू किया था 2019-20 में, और अभी जो ATM मॉडल बना है वो भी इनके लिए है, और कम्युनिटी कैडर के लिए है और इनके लिए है। तो महिला संगठन के बारे में बाद में लास्ट में बताऊंगा आपको। तो ये जो PMDS से शुरू हुआ, ये PMDS का मतलब था कि 40 दिन, 45 दिन, 60 दिन समर में
जब बिल्कुल जमीन खाली है, उस समय कुछ फसल लेना है। ये फसल थोड़ा उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की फसल मिलती है, या कोई दे मे गेट सम पल्स क्रॉप, और ये गॉड्स, जो आई डोंट नो गॉड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, बॉटल गॉड, रिच गॉड, तो वो जल्दी मिल जाता है। लेकिन बाकी जो है वो फॉडर के लिए यूज करते हैं। तो हमारा आइडिया था 45 दिन 60 दिन जमीन जो है, जो धूप के समय जमीन कवर होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए। ये बेसिक पीएमडीएस मॉडल इससे शुरू हुआ। जब बारिश आएगा फिर मेन फसल लेंगे। लेकिन जो ए ग्रेड मॉडल है वो यही है कि अप्रैल से मार्च तक 12 महीने कुछ ना कुछ फसल जमीन, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द पीएमडीएस मॉडल। और ये जो पीएमडीएस क्रॉप्स हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स बन गए हैं। तो आप देखेंगे जो हम ए ग्रेड मॉडल कहते हैं, अगर ग्राउंडनट ले रहे हैं, ग्राउंडनट के साथ जवार भी लेंगे, रेड ग्राम लेंगे, कैस्टर लेंगे, फील्ड बीन्स लेंगे, और स्ट्रिंग बीन्स लेंगे। इनके अलावा 18-20 बायोडाइवर्सिटी क्रॉप्स होंगे। तो फिर ग्राउंडनट से पहले मार्च, मिडल ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून सीड पैलेटाइजेशन से पल्स और मिलेट बेस्ड क्रॉप लेंगे। और ग्राउंडनट हार्वेस्ट करने से पहले या ग्राउंडनट हार्वेस्ट के बाद वेजिटेबल क्रॉप्स लेंगे, बैंगन, चिल्ली, टोमेटो, भिंडी। फिर वहां पर फील्ड में रेड ग्राम क्रॉप भी है, वो दिसंबर जनवरी तक कैस्टर का क्रॉप है, और ये फील्ड बीन्स और ये जो है वो पेरिनियल क्रॉप बन गए हैं। तो माने मार्च टू मई, सॉरी दिसंबर, ये ग्राउंडनट हार्वेस्ट होने के बाद अक्टूबर नवंबर हार्वेस्ट होने के बाद नेक्स्ट मई जून तक क्या फसल रहना है वो प्लानिंग है। तो एक 18 महीने में वो पूरा जमीन जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिल द नेक्स्ट मॉनसून कोई ना कोई उनको इनकम देने वाला क्रॉप होता है। तो यही ट्रेनिंग जो है अनंतपुर में जाके पूरे राष्ट्र के, हमारे राष्ट्र में 300 लोग ऐसे 4 साल का ट्रेनिंग लेंगे। और ये 300 लोग जो हैं 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देंगे अपने गांव में, अपने एरिया में। तो हमारा आइडिया है कि 1-2 साल में 10,000 जो हमारे कम्युनिटी कैडर्स हैं, ये सब ए ग्रेड मॉडल, एटीएम मॉडल अमल करेंगे, और दे बिकम द रोल मॉडल्स। जब 10,000 होंगे फिर वो 50,000 तक चलेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड होगा। अनंतपुर में 100 किसान से शुरू किया था नायक साहब ने 2020 कोरोना के समय। वो कोरोना का समय में भी फील्ड जाते थे और ये काम करवाते थे। वो 100 लोगों से अभी अनंतपुर में 10,000 ऐसे किसान बन गए हैं। और हमारा आइडिया है कि अगले साल तक 20,000 ऐसे किसान अनंतपुर में होंगे। केवल अनंतपुर एक डिस्ट्रिक्ट में 20,000 ए ग्रेड फार्मर्स और एटीएम मॉडल वाले किसान होंगे। Is there a difference? I'm sorry to interrupt. Yeah. Between A grade and ATM model? It's a subset of a grade model. ATM model is mainly around vegetables, small area, 20 cents. So this can actually give 20,000-25,000 rupees per month. Because you see, for a family, both the husband, wife are working, maybe elder son, it's family labor. They don't have to go anywhere. So the family labor can earn anywhere from 10,000 to 25,000 from the ATM model every month. And then the A grade model is extra income. That's why I'm saying my objective is 50,000 rupees per month. तो ए ग्रेड मॉडल में अलग अलग सीजनल क्रॉप्स होंगे और एटीएम में मोर फ्रीक्वेंटली हार्वेस्टेड जो तरकारी होता है वो होता है।
तरकारी होगा, अलग अलग तो तरह का तरकारी होगा, ट्यूबर्स क्रॉप होंगे। सर अभी जो हाँ जी, आपने कहा कि एटीएम में मतलब हमारा टारगेट है कि हमारा हाँ जी, मतलब 20 से 25,000 पर मंथ होना चाहिए, कि उससे ज्यादा मतलब उससे ज्यादा वेजिटेबल से तो उससे ज्यादा भी तो है ना, पर हमारा टारगेट है कि 20 से 25 होना चाहिए हम कम बोल रहे हैं एटीएम क्योंकि मॉडल ज्यादा, से। हाँ जी, ज्यादा आना चाहिए हर किसान को। किसान जो है किसी से कम नहीं होना चाहिए। ये तो 20 दशमलव की बात कर रहे हैं संगीता जी। हाँ 20 दशमलव जमीन से, ये 20 डिसमिल की बात कर रहे हैं। हाँ 20 दशमलव हाँ हाँ जमीन से भी आप, हमने देखा ना प्रति दूसरे दिन या 2000 या 1500 जो कमा रहे हैं, ऐसे हाँ किसानों से हम मिले थे फील्ड में, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो एटीएम मॉडल है जो बेसिकली वेजिटेबल बेस्ड है, करेक्ट, यस, और मोर फ्रीक्वेंट इनकम जो देता है वो मॉडल को आप एटीएम बोल रहे हैं। हाँ जी, और ए ग्रेड मॉडल है जो डाइवर्सिटी फील्ड क्रॉप, बेस्ड होगा, हाँ, फील्ड क्रॉप्स होंगे, उसमें करेक्ट, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स राइट। सी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो फिर उसमें कॉटन बेस्ड क्रॉप्स आएंगे या बंगाल ग्राम बेस्ड क्रॉप्स आएंगे। रेड सॉइल्स है तो रेड ग्राम प्लस ग्राउंडनट होगा, मिलेट्स प्लस रेड ग्राम होगा। उनका मर्जी है जो भी उनको फसल आता है। और फिर ए ग्रेड मॉडल में हम एक और कर रहे हैं कि पेड़ आना चाहिए, आम के पेड़ लगाएंगे, मोरिंगा लगाएंगे या गुआवा। सो हमने एक एक ए ग्रेड प्लस मॉडल है ये, ताकि पेड़ आना चाहिए हर फार्म स्केप में। तो इसीलिए अगर 7-8 साल की बात करते हैं, 1 लाख रुपया हर महीना कमाना चाहिए। और फिर क्लाइमेट रेजिलियंस, सी फॉर मी आई एम नॉट बॉदर्ड, लाइवलीहुड्स तो आते रहेंगे, लेकिन उनके बच्चों को क्या देंगे? अगर अभी हमने कमा लिया और हम चले गए तो बच्चों को क्या छोड़ रहे हैं हम? सो मेरा पूरा एम्फोसिस है जमीन के नीचे क्या हो रहा है, और किसानों का एम्फोसिस जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। तो दोनों होना चाहिए। तो जो भी हम कर रहे हैं उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ता रहता है। तो इसे अभी जो कर रहे हैं, जिस टहनी पे बैठ रहे हैं उसको काट रहे हैं हम, तो वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव एग्रीकल्चर है। तो उससे ये अल्टरनेटिव है। तो जो भी इनकम बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ, वो इट्स ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलियंस। जो हमारे 8 प्रिंसिपल्स है वो हमारे गाइडिंग पोस्ट है। तो ये आई थिंक राजस्थान में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा मैं अभी नहीं बता सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमने किया है, राजस्थान में भी करेंगे। हमारे सीआरपी वहां जाएंगे, आपके किसानों के साथ काम करेंगे। ऐसी पहली मत सोचिए ये दीमक के लिए क्या करेंगे, हमारे पास सूखा है हम क्या करेंगे, बाड़मेर में 4 महीने का बारिश है। अरे 12 महीने में भी आप देख लीजिए, आपका रेनफॉल जो है 5 मिलीमीटर बारिश होने से भी पीएमडीएस के लिए काफी है। तो आप अपना रेनफॉल देखिए, कितना रेनफॉल आता है, कब आता है। तो मैं कुछ 2-3 स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें साइंस बताऊंगा आपको। और एक बात, ये दीमक की बात पहले मैंने राजस्थान वालों से पहले भी सुना था। एक ही समझिए, दीमक जो है वो केवल डेड टिश्यूज खाता है, इट कैन नॉट टच ए लिविंग प्लांट। और दीमक से बहुत मेन्योर भी मिलता है सॉइल को। उसका जो 1/3 वेट है वो मेन्योर होता है। तो उससे भी आपको वो केवल नुकसान देख रहे हैं। तो टर्माइट अभी मेरे को कोई, अनलेस यू नो और पीपल गो देयर एंड टेस्ट इट, आई कैन नॉट गिव एनी आंसर दीमक के बारे में। मार्केटिंग अगर वो सेम दाम पे बेचने से भी कोई नुकसान थोड़ी है उनको, उनका खर्च तो कम ही था और उनका सब्जी जल्दी बिक जाता है। और वो खुद बोलते हैं हमें कि भाई लोगों को मालूम है ये प्राकृतिक खेती की सब्जी क्या है, और ग्रेजुअली उनको ज्यादा पैसा मिलता है। ये कोई हमारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है उसके ऊपर। वो स्पेस अलॉट कराते हैं हम वहां पर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स उन सबको बता के,
और वो किस दाम पे बेचेंगे, क्या करेंगे, वो बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दिया हमने। गांव पे भी बेचते हैं बहुत लोग, ये नहीं कि रैतु बाजार में ही ये बिकता है, वो केवल सम 5% 10% में भी गोइंग टू रैतु बाजार, 90-95% तो अपने गांव में ही बिकता है। हम मिले थे, एक हाँ। महिला से ऐसे मिले थे जो अपना और बाकी ऐसे एटीएम किसानों का मिला के गांव में ही जो बेच रहे हैं, ऐसे एक महिला से मिले थे। हाँ जी। मगर जो रैतु बाजार जाते हैं ऐसे लोगों से भी मिला था, दोनों। उनको कोई दिक्कत था कि ज्यादा दाम नहीं मिल रहा है बोल रहे थे क्या? नहीं, वो दाम से बहुत चिंतित नहीं है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। वो तो अगर फिर उसको फिर टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्ट, वो सब बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं। तो वो ये पेरिशेबल्स में हम नहीं गए हैं। बहुत किसान हमें बताते हैं कि जब वो स्टॉल में सब्जी रखते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं कि नेचुरल फार्मिंग से है, और वो काफी है उनके लिए। तो मैं मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा वो नहीं दूंगा, I have only क्योंकि one question there. Sorry, हाँ I have हाँ one तो question there. हाँ Yeah, see, basically, we met this woman who said हाँ it's selling just from her farm or something. My only राइट worry, I mean, if there are 100 people or more people in the same neighborhood, राइट unless it goes to a bigger market, they will not have a market. Locally, if there आई are 10 एग्री people in आई the एग्री same आई एग्री village, या आई एग्री विथ यू, is there? Uh, बट so we सी will आई let हैव it टू evolve. no Uh, so what we are saying is it will be a trust based marketing rather than certificate based marketing, some external agency coming. The other farmers, other buyers know them, and they tell me that their vegetables get sold very quickly. So as volumes increase, definitely we will find some ways, FPOs. But I don't want to see, my task is transformation. My task is what happens in their field, what happens to their soil, are they eating healthy, are they getting income throughout the year. Anything which happens in marketing is a bonus for me. I'm not really, and it's not my specialty. So why should I put in my effort in an area which I'm not an expert? I have limited time. So if there is some, NGOs who are working with FPOs, they do something, they come to me for some help, I am prepared to do that. But I don't want to get involved in this. okay, sir, got it. No, otherwise my core strength is transformation. And if everybody gets transformed, there won't be any chemical vegetables. And there will be no premium also. Once the supply increases, where will the premium be? So we don't want a premium-based model. We want a model where every inch of land is being utilized, every day of the year is being utilized. So our cropping intensity will be 3.0. Then land equivalent ratio, that means 1 acre of land is actually now equal to 5 acres of land. Because in the same piece of land, they are taking groundnuts, they are taking jawar, they are taking red gram, taking field beans. So castor, all of them, the seed rate is the same as if it was only a castor field or it's only a red gram field. So we are exploiting the differential growth. Some plants grow आप सब quickly. ये समझ पा रहे हैं, जमीन तो 1 एकड़ होता है, मगर जो उपज ले रहे हैं वो 5 एकड़ का बराबर। करेक्ट, यस। उस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं सर। और 3 फसल, कविता, not even 5 acre, it may even be 10 acre, because they are taking a crop from March to June. तब कोई फसल नहीं लेता है सूखे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। फिर अक्टूबर नवंबर के बाद भी कोई फसल नहीं लेता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 3 गुना हो रहा है और लैंड इक्विवेलेंट रेशो 3 to 5 हो रहा है। तो फिर उससे ज्यादा और क्या चाहिए? और फिर जब हम पेड़ लगा लेते हैं तो फिर उनको ऑटोमेटिकली और इंश्योरेंस मिलता है, कूलिंग ऑफ द सॉइल होता है। So I am not really worried too much about marketing because that's not my strong area. And when the volumes increase, the buyers will come automatically. So it's a question of chicken. And you see, in the initial days when I used to
किसानों के पास जाता था तो कुछ किसान तो बोलते थे कि भाई हमको ज़्यादा दाम चाहिए। तो जो गरीब लोग थे वो मेरे पास आते बोलते कि भाई ये अगर नेचुरल फार्मिंग करेंगे, दाम बढ़ गया तो हम क्या खाएंगे। तो मैंने बोला उनका भी लॉजिक अच्छा है, तो दोनों का लॉजिक अच्छा है, तो फिर अपने आप कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल द एसएचजी एजेंडा के बारे में और ये साइंस के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों ने सवाल पूछा है, कुछ अगर कोई बच गया है विच आई हैव नॉट एड्रेस्ड, एसएचजी का बचा है, मैं बाद में एड्रेस करूंगा उसको। या अविशा, कविता, यू थिंक the non-negotiables in PMDS. I'm coming to that. I'll just show some slides on that and then Okay. Okay, then I'll just quickly show 3 or 4 slides only to explain the science. But यही समझ लीजिए पूरा साइंस हमें मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी मालूम है वो किसान का फायदे का ही साइंस है। या ये एक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को देखने के लिए कि हमारा सॉइल, आपका राजस्थान, इवन तमिलनाडु ऑल्सो हाईली डिग्रेडेड सॉइल्स, जब सॉइल कार्बन घटता जाता है आपका सॉइल जो है नॉन पोरस। तो राजस्थान में जितना भी बारिश गिरे वो जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, वो मिट्टी ले जा रहा है। तो बारिश कम गिर रहा है, कम दिन का बारिश होगा, लेकिन जितना भी गिर रहा है वो जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। तो पीएमडीएस 365 डेज ग्रीन कवर करने से ये जो सॉइल एग्रीगेट्स फॉर्म होंगे, तो इसको बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, माने सॉइल जो है परमेबल। तो अच्छा सॉइल उसको कहते हैं जमीन को जो अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है हवा होना चाहिए। तो अप टू ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स, ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के वजह से आप अपने जमीन को जब ये 50% पोरोसिटी ले जाएंगे वो फिर अच्छा सॉइल होगा। फिर एक बूंद पानी भी आपके खेत से बाहर नहीं जाएगा। तो ये आपके हाथ में है और ये नेचुरल फार्मिंग से ये होगा। तो इसके वजह से वाटर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और वाटर होल्डिंग नियर द रूट जोन। जमीन में जब ये कार्बन बढ़ता है, एक एडिशनल ग्राम ऑफ कार्बन, 1 सेकेंड, एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ, तो अभी जो मैंने बताया आपको, एक पहले आपका नेचुरल फार्मिंग के वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट को वो सही क्वांटिटी सही टाइम में मिलते हैं। फिर सॉइल स्ट्रक्चर, फिर वाटर होल्डिंग। 1 एडिशनल ग्राम ऑफ कार्बन जब जमीन में जाता है, जमीन में रहता है, तो 8 टाइम्स दैट क्वांटिटी पानी वो पकड़ लेता है। तो ये है इंपॉर्टेंस नेचुरल फार्मिंग की वजह से। और ये जो पूरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट 1 मिनट ऑन दिस। तो अभी जो हमारे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये कोई ज्यादा बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बाद में आएंगे। सॉइल टू बी कवर्ड विथ क्रॉप्स, बिकॉज पूरा जो है नेचुरल फार्मिंग का जो बेसिस है ये है फोटोसिंथेसिस। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है उसको हम लिक्विड कार्बन बना रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से।
तो पौधा जो है 40% जो है शूट सिस्टम में यूज करता है, 30% रूट सिस्टम में, और 30% रूट एक्सुडेट्स। माने हर पौधा और पत्ते में जितना फूड प्रोड्यूस करते हैं, 30% वो जमीन पे विसर्जित कर रहे हैं। और वो बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, जो भी सॉइल माइक्रोब्स हैं और जो सॉइल में लिविंग क्रीचर, वो उनका फूड है ये। और वो जो है सॉइल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और प्लांट को जो है जो न्यूट्रिशन चाहिए वो देंगे। तो कर्तव्य यही है कि जितना ग्रीन कवर रखेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। दैट इज वाई दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे। या एंड देन डाइवर्स क्रॉप्स। ये देखा गया है कि जितना क्रॉप डाइवर्सिटी बढ़ेगा उतना माइक्रोबियल एक्टिवेशन, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बढ़ेगा सॉइल में। और जितना माइक्रोबियल डाइवर्सिटी बढ़ेगा उतनी ही अच्छी मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं पौधों को मिलेंगे। तो ये दो बहुत अहम प्रिंसिपल्स हैं, ये परमानेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके साथ वाटर इवेपोरेशन रिड्यूस करने के लिए तो लिविंग क्रॉप्स होने से वो काम करेंगे मल्चिंग का। जब बिल्कुल कोई फसल नहीं है तो फिर क्रॉप रेसिड्यू से कवर करने से आपका टेम्परेचर कम होगा, वाटर इवेपोरेशन कम होगा। और उसके साथ ये मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल्स, आपने बताया, जो किसान ने आपको बताया कि बिल्कुल वो जोतते नहीं हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमल टिलेज। क्योंकि जब टिलेज होता है तो पूरा जो स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर माइक्रोब्स ने बनाया है, बैक्टीरिया, फंगल हाइफी, अर्थवर्म्स, वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। सो फिर देन द माइक्रोब्स विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, because the soil structure is very, very critical for holding water, for fixing nitrogen. Without that aggregates, you cannot fix nitrogen. So that is why minimum tillage is very important. Then किसान के खुद के बीज बहुत important हैं, और therefore देसी बीज जहां पर भी हो सके, indigenous seeds और फार्मर्स ओन सीड्स। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी वालों ने कोई नया हाइब्रिड निकाला है, कोई इम्प्रूव वैरायटी निकाला है, वो अच्छा नहीं है। फार्मर्स के बीज जितने बार वो नेचुरल फार्मिंग साइकिल में जा चुके हैं वो अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है, अभी ये नया साइंस है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 में ये पहले एक्सपेरिमेंट हुआ इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि जो एक मिनट, हाँ, ये आप देखेंगे, ये जो रूट सिस्टम है उसके साथ बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब जुड़े होते हैं। रूट हेयर्स के साथ ये सब होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया। तो ये 2012 की बात है। वो एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है, फॉरगेट हर नेम, तो उन्होंने देखा कि ये माइक्रोब्स जो हैं रूट के बाहर ही नहीं है, रूट के अंदर भी हैं। तो एंडोफाइट्स कहते हैं इनको। तो ये जो माइक्रोब्स हैं रूट्स के अंदर चले जाते हैं, फिर शूट सिस्टम में जाते हैं, फिर पत्तों के अंदर होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स। तो ये बहुत बड़ा साइंस बना है, इसको राइजोफेजी कहते हैं। एक डॉक्टर वाइट है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो ये इसीलिए जो ओन सीड है, तो बीज के ऊपर माइक्रोब्स रहते हैं, उसको सीड माइक्रोबायोम कहते हैं। आप इंटरनेट में भी जाइए, कोर माइक्रोबायोम कहते हैं। तो सीड, हर सीड का अपना माइक्रोबायोम रहता है। अभी जो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जब शिशु का जन्म होता है
जब नेचुरल मेथड से, सिजेरियन ऑपरेशन नहीं, नेचुरल मेथड से डिलीवरी होती है, तो शिशु का जो स्किन है, मदर का माइक्रोब्स का कोटिंग रहता है उसमें, एंड दैट गिव्स द चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो उसी तरह से ये बीज में भी माइक्रोब्स का कोटिंग है, कुड बी 5 बिलियन 10 बिलियन माइक्रोब्स पर सीड। तो ये नया साइंस है। तो इसके हिसाब से जब ये माइक्रोब्स और बीजामृत और घनजीवामृत, ये सब आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उसमें जो सीड का रियल क्वालिटी है, एपिजेनेटिक्स कहते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन अच्छी तरह से होगा। तो हर सीड जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिस क्वालिटी से प्रोडक्शन होना चाहिए, वो होगा। तो इसीलिए ओन सीड इज वेरी वेरी क्रिटिकल, नॉट बिकॉज ऑफ सम रोमांटिसिज्म ऑफ एनजीओस, बट बिकॉज ऑफ साइंस। और ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, वो सब बहुत सुपीरियर होते हैं। सो दैट इज वाई द फिफ्थ प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अपना बीज और इंडिजिनस सीड, क्योंकि 200 साल 300 साल 500 साल ये और माइक्रोब्स जो हैं मिलके इवॉल्व हो चुके हैं। सो दैट इज द बेसिक पर्पस। इंटीग्रेटिंग एनिमल्स इनटू फार्मिंग, आपको इनपुट ऑफ वन इज द आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट फॉर द अदर। देन बीजामृत, घना, द्रवा, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स कहते हैं इनको। दे ट्रिगर सॉइल बायोलॉजी और पेस्ट मैनेजमेंट, आपने देखा नीमास्त्र। तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो बायोलॉजिकल इनोकुलम्स हैं, वो मैं 7th और 8th में रख रहा हूँ। 1st एंड 2nd तो पौधों को ढकने का है, ये हमारे नॉन नेगोशिएबल्स हैं। दिस इज और ये सब एक क्रम से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं केवल जीवामृत, घन जीवामृत यूज करूंगा और नीमास्त्र यूज करूंगा, बाकी सब कुछ नहीं करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई हमारा यील्ड नहीं आ रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। ये पूरे प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना चाहिए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक इसकी जो आवश्यकता है, इसका इम्पोर्टेंस जो है जब हम समझते हैं, तो ये हमारे नॉन नेगोशिएबल्स हैं। उसके अलावा जो हमारे 365 डेज ग्रीन कवर के लिए ये जो आपने देखा था, पेलेटिंग का आपने देखा है, तो ये भी हर किसान से करवाते हैं, तो कई जगह मल्चिंग कराते हैं। देन आई विल गो इनटू पानी कहाँ से आ रहा है। अभी ये वर्ल्ड एवरेज है। अगर 100 बूंद पानी जमीन पे जब गिरता है, ये पूरा विश्व का एवरेज है, ये नहीं कि इंडिया का एवरेज में भी थोड़ा अंतर होगा, बट ये वर्ल्ड एवरेज है। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर 100 रेन ड्रॉप्स जमीन पे गिरते हैं, केवल 2 ड्रॉप दुनिया के सारे डैम्स में जो स्टोरेज है, वो केवल 2 ड्रॉप्स अकाउंट करता है। 12 ड्रॉप जो है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में है। फिर 36 ड्रॉप्स दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज द ग्रीन वाटर, जो जमीन के अंदर जाते हैं, पौधों के रूट्स में, फिर पत्तों से, फिर हवा में जाते हैं। ये जो सर्कुलेशन है, ये 36 ड्रॉप्स है। लेकिन 50 ड्रॉप जो है अभी ये जा रहे हैं, रन ऑफ, इवेपोरेशन लॉसेस, माने बेर जमीन पे गिर रहे हैं और फिर इवेपोरेट हो रहे हैं। 50 ड्रॉप। अब देखिए, जितना एफर्ट हम 2 ड्रॉप पे डाल रहे हैं, उसका 1% भी ये 50 ड्रॉप्स को कैसे हम प्रोडक्टिव बनाएं, उस पर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो 365 डेज ग्रीन कवर है, ए ग्रेड मॉडल्स हैं, तो ये जो 50 ड्रॉप्स हैं, ये 10 ड्रॉप्स को हम ग्रीन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से, 15-20 ड्रॉप्स। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस। ओवरऑल वाटर शॉर्टेज जो बोलते हैं, वाटर शॉर्टेज नहीं है, वाटर वेस्टेज है। जो जिस तरह से हम जमीन को मैनेज कर रहे हैं,
मिसमैनेज कर रहे हैं, उसके वजह से इतना पानी रख के भी हम वेस्ट कर रहे हैं। ये 50 बूंद जो आप बोल हाँ रहे जी। हैं, 100 बूंद बारिश में से 50 बूंद, हाँ ये हवा में है, ये नहीं, हवा। हाँ यस करेक्ट, रन ऑफ कविता, it falls on bare soil, then it either takes away the soil and then gets evaporated. So all these parts, it may be running off in the soil. Runoff as well as evaporation. Yes, that's right. हाँ, अगर तो उसको हम कम करें, हाँ, ये जो 50 ड्रॉप हैं जिसमें से 5 बूंद 10 बूंद इधर 36 में ले जाएं, ग्रीन वाटर में ले जाएं, बस आपका वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये है, दिस द ओवरऑल पिक्चर। उसके अलावा अभी जो प्राकृतिक खेती, ये साइंस जो हमको अभी भी पूरा समझ में नहीं आया है कि पानी, पौधे, अभी क्या समझते हैं हम कि पौधे पानी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में हम विश करते हैं कि पौधे पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इट्स ए न्यू पैराडाइम ऑफ वाटर। तो ये है, अभी इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। ये हमको वॉल्टर येना साहब ने एक 12 दिन हमारे साथ बिताए थे, ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस है, ये कहाँ से ये पानी आ रहा है, किस तरह से। आपने देखा था गर्मी के मौसम में भी पौधे हैं वहां पर, जहां पर नेचुरल फार्मिंग नहीं हो रहा है वहां पर कुछ पौधे नहीं है। तो उन्होंने कहा जो हमारा सीड पैलेटिंग है, या बीज के साथ घन जीवामृतम डाल के हम बीज की बुआई कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, वो एक बायोलॉजिकल वाटर प्रोड्यूस करता है। दैट इज वन सोर्स। फिर ये जो माइकोराइजल फंगल हाइफी है, वो सॉइल सरफेस से पानी लेते हैं बिलो विल्टिंग पॉइंट। फिर रूट्स जो है और डीपर लेयर्स पे जाके भी पानी लाते हैं, और ऊपर जमीन पर अगर हम मल्चिंग करेंगे तो टेम्परेचर कूल रखेंगे, इवेपोरेशन लॉसेस कम करेंगे। लेकिन वॉल्टर येना साहब का बिलीफ ये है कि जब जर्मिनेशन हो जाता है, ये पत्ते जो हैं ये हवा में पानी को ये खींच रहे हैं। तो he believes that 60 to 80% water is coming from this. So this we have to establish through experiments. We are looking at collaboration to establish this account कि भाई ये कहाँ से, which source accounts for how much water. So this is work in process. We don't know, but we are getting the results. So we are not wasting time trying to first understand where this water is coming from. There's lot of disagreement among scientists, etc., about where this water is coming from. So we are not bothered about that, but we are getting the results. This is what Mr. Yana concluded. No, somewhere else, some other. Oh, this is Walter Yana, the Australian scientist, जो हमारे एक तरह से गुरु हैं। उनके लेक्चर से मैं इंस्पायर हुआ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए, और फिर वो खुद आए, अभी भी हमारे साथ वो मेंटरिंग करते हैं। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस 365 डेज ग्रीन कवर। इसमें बहुत जानकारी की जरूरत है। अभी जो आप देख रहे हैं ए ग्रेड मॉडल, अनंतपुर का ए ग्रेड मॉडल जो है, उसका यही है कि हर साल 3 सीजन के फसल लेने हैं, वर्षाधारित रेनफेड लैंड्स में भी। अगर रेड सॉइल्स हुआ तो मार्च एंड से बुआई करेंगे और जून के पहले पल्स क्रॉप्स लेंगे, मिलेट्स लेंगे 90 दिन का, 100 दिन का। उसके अलावा वेजिटेबल क्रॉप्स, बट फील्ड क्रॉप्स मिलेट्स एंड पल्सेस। देन खरीफ में ग्राउंडनट हो सकता है, कहीं पर मिलेट्स हो सकते हैं, रेड ग्राम हो सकता है, कैस्टर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा 4-5 कमर्शियल क्रॉप्स और बाकी सब बायोडाइवर्सिटी क्रॉप्स। फिर रबी विंडो। सो ए ग्रेड मॉडल का मतलब यही है कि 3 फसल लेंगे और बिल्कुल
ड्राई कट्स हैं तो जहाँ आपका है महीने में 10 मिलीमीटर साल भर में 2-3 बार 4 बार देने से भी कमर्शियल यील्ड्स आएंगे। अगर नहीं है तो फिर यील्ड कम होगा, लेकिन अगर ऐसा हमारे आंध्र प्रदेश में तो मिल जाता है पानी, अगर नहीं मिलने से ये फॉडर क्रॉप्स में भी जा सकते हैं आप अपने हिसाब से थ्रू आउट द ईयर अगर फॉडर क्रॉप्स भी लेंगे तो आपका लाइफ स्टॉक इनकम बढ़ेगा। Yeah. So that is what I thought was the science in a very brief manner, because otherwise I can go on for hours. Yeah. तो आपने जो मुख्य सवाल आए थे, आपने हाँ जी। ये कहा था कि राजस्थान में करके देखिए, हाँ जी, हाँ। तब पता चलेगा, क्योंकि ये इवॉल्विंग साइंस है, इवॉल्विंग प्रैक्टिस भी है। Exactly. तो एक आपने वो कहा था, और मुझे लगता है कि थोड़े हमारे साथी थे जो तिरुपति से ही फोन करके हाँ। थोड़े किसानों से उनकी तैयारी कर रहे थे कि आपको पीएमडीएस ट्राई करना है, ये करना है, और शायद कुछ करेक्ट कीजिए मुझे अभिषा और बाकी साथी, शायद लगभग 10 जगह में ये शायद इस बार खरीफ में राजस्थान में 10 छोटे छोटे एरियाज में होगा, ये बात हो रही थी उसी समय पे। दूसरी बात आपने ये कहा था कि टर्माइट्स की ज्यादा चिंता मत कीजिए, शायद वो प्रॉब्लम हो सकता है, मगर वो जब आप लाइव मल्च की बात करते हैं, आच्छादन और ढक के रखने में, आप जब डेड बायोमास की बात करते हैं तब दीमक की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, और हम पीएमडीएस में और 365 डे ग्रीन कवर में लाइव प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि लाइव प्लांट्स की जरूरत ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हर पौधा 30% लगभग जो खाना बनाता है वो खुराक को जमीन के जीवाणुओं के लिए वो एक्सुडेट्स के रूप में देता रहता है, तब ये जीवाणु जिंदा रहते हैं और वो उल्टा पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स को बायो अवेलेबल रूप में देते हैं। तो ये सिम्बायोसिस बना के रखने के लिए आप ये कह रहे हैं लाइव प्लांट्स की ज्यादा चिंता कीजिए, और ढक के रखने का भी आच्छादन का सोच सिर्फ डेड मल्च से मत सोचिए, ये बात आपने कहा था। तीसरा आपने ये कहा था कि पीएमडीएस में भी आप सिर्फ 12 वैरायटी 13 वैरायटी की बात आजकल नहीं कर रहे हैं, पूरा 30 अलग प्रकार के बीज को मिला के जब आप कर रहे हैं, आप यहां तक पा रहे हैं कि घन जीवामृत और जीवामृत का भी शायद आप कम करके आप यील्ड्स केमिकल वालों से भी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन में जो होता है 30 वैरायटीज का बहुत अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जमीन में अगले सीजन के लिए रेडी मिलते हैं। तो ये आप बता रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि पीएमडीएस की बात जब आप सोचते हैं उसका साइंस में शायद ये हो सकता है कि नमी को सिर्फ जमीन के रूप में ही मत देखिए, ये प्रूवन साइंस नहीं है मगर इसमें रिसर्च हो रहा है, शायद ये हो रहा है कि हवा की नमी को पकड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, मगर साइंटिफिक प्रूफ के लिए वेट मत कीजिए, अगर प्रैक्टिस में रिजल्ट्स मिल रहे हैं आगे बढ़िए। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि मार्केट से शुरू मत कीजिए, मार्केट की चिंता में मत पड़िए। अच्छी बात होगी कि अगर रैतु बाजार में अलग सा नेचुरल का वालों के लिए स्टॉल्स बन जाते हैं, वो अच्छी बात है, मगर एक टाइम ये तो हो जाएगा जहां पे सभी लोग नेचुरल ही उगा रहे हैं, तब प्रीमियम मार्केट और अलग मार्केट्स की भी शायद डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं होना चाहिए, हमको उस स्तर पे पहुंचना है, ये बातें आपने कही है।
मुझे लगता है बहुत सारा क्वेश्चंस जो थे हाँ जी, कि टर्माइट्स की क्या होगी, ये सिंचाई में करना है, सिंचाई में भी होगा या वर्षाधार खेती के लिए ही बोल नहीं रहे नहीं हैं, ये शायद नो कविता, सिंचाई में भी कम पानी यूज होता है इसमें, बिल्कुल 50% कम होगा। तो सिंचाई होने से शुरुआत के सालों में बहुत बढ़िया है, लेकिन जब सॉइल इंप्रूव होके, मैंने कहा 50% हवा होती है जब जमीन में, अप टू 3 मीटर, माने हर जमीन जो है, हर खेत जो है खुद रिजर्वायर बन जाएगा। जो फिर पेड़ जब डालेंगे, रूट्स और डीप जाएंगे। तो पेड़ों का इनकॉर्पोरेशन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए पेड़ की वजह से मेरा फसल जाएगा तो पेड़ क्यों डालूं। तो और हर पेड़ एक 4 से 10 एयर कंडीशनर के समान है। तो अभी जो गर्मी है, तो फिर वो घर में कोई नहीं रह सकता, खेतों में रहना पड़ेगा। तो ये पेड़ बहुत जरूरी है राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। और पेड़ों के वजह से भी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर चेंज होगा। और केवल 30% ही नहीं, जो रूट्स में 30% है, क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद वो 30% भी खाना बन जाता है। तो 60% जो है जमीन के नीचे जा रहा है, 30% ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस ओके, और 30% ऑन ए आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये है सही है। इम्पोर्टेंस। और जो स्वाति ने पूछा था कि हम्म। क्या ये सही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इन सबको करना पड़ेगा अपने अपने एरिया में, क्या पहले नेचुरल फार्मिंग की तैयारी और जमीन को थोड़ा बहुत घन जीवामृत उन सब से तैयार करके फिर पीएमडीएस इंट्रोड्यूस करना क्या उचित होगा? क्या आई थिंक व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैं ये जो सीआरपी जाएंगे वहां पर, उनकी एक अलग सी भाषा रहती है। तो वो समझते हैं कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है। तो अगर ऑलरेडी एनजीओज के साथ सालों से किसी ने नेचुरल फार्मिंग किया है, तो ठीक है, सोचेंगे अच्छा ये 2 लोग बहुत शार्प है, इनको स्ट्रेट अवे ए ग्रेड मॉडल में ले जाएंगे, बाकी जो है एनपीएम में है। तो मेरे पास जवाब नहीं है। वो लोग खुद जाना है, समझना है, और कुछ फेल होगा, कभी किसी के साथ नहीं भी चल सकता है। तो ये प्रोसेस है, इसमें मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन जरूर ये कोशिश रहेगी कि 2023 में जो नॉलेज हमारे पास है वो नॉलेज के साथ जाएंगे। अगर 4 साल पहले मैं सीआरपी भेजता तो पीएमडीएस की बात ही नहीं करते हैं। तो अभी जो भेज रहे हैं, तो अभी ये उस नॉलेज के साथ ही काम करेंगे। तो इसमें कोई ये प्रोसेस है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। वो जाएंगे, देखेंगे अच्छा ये लोग इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग अनंतपुर आके 15 दिन रह सकते हैं वहाँ पर, जिसको इंटरेस्ट है सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब जाके ट्राई कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। और आपने ये भी बताया था कि पीएमडीएस पेलेटाइजेशन के साथ ही होना चाहिए, ऐसा मत समझिए। नहीं, जरूरत नहीं है। नमी है या नहीं है के हिसाब से पेलेटाइजेशन करने से अंकुरण की संभावना आप बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। ओके, क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस इन रेन फेड लैंड, तो फिर मार्च में कहाँ से पानी आएगा उनको? तो मार्च में तो पेलेटाइजेशन करेंगे। तो जो प्री मानसून शावर होते हैं, फिर वो जर्मिनेशन आ जाता है, क्रॉप सस्टेन करता है। फिर ये ग्राउंडनट जब हार्वेस्ट करते हैं, तब सॉइल मॉइस्चर थोड़ी रहती है, तो फिर तब भी पेलेटाइजेशन करके ये वेजिटेबल सीड्स डाल देते हैं। तो ये इट्स एन आर्ट, दे हैव टू फिगर आउट व्हेन। बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, बारिश के लिए मत रुकिए। जिस दिन आपने एक फसल निकाला, तो दूसरा फसल की बुआई करेंगे। तो अभी किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे जो अनंतपुर के जो ये
महिलाएं हैं, इतने खुश हैं। वो कहते हैं अभी हमको बारिश, पहले जो होता था बारिश गिरने से सब बीज के लिए दौड़ते थे, लेबर के लिए दौड़ते थे, ट्रैक्टर के लिए दौड़ते थे। अभी तो वो चिंता ही नहीं है, हमारा बीज तो ऑलरेडी हमने बॉय हो चुका है हमारा, तो जब भी बारिश आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये पैराडाइम शिफ्ट है। इट्स नॉट इजी, इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है, और यूनिवर्सिटी भी यही कहता है कि 30 से 40 मिलीमीटर बारिश होने के बाद प्रिपरेटरी वर्क कीजिए, और दूसरे बार 30-40 मिलीमीटर की बारिश होने पर बीज बोइए। तो ये अनंतपुर या किसी डिस्ट्रिक्ट में तो ये काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी हैव ड्राउट्स। तो ये पेलेटिंग बहुत, इट्स अ वेरी, इट्स एन आर्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू डू, व्हेन नॉट टू डू। तो ये इसीलिए हम बाकी सीआरपीस को भी 4 साल का ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। ये सब बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, आपने जो कल्पना देखा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन नाउ शी विल अंडरगो 4 years ट्रेनिंग from farmers of Anantapur, because they are now 3 years ahead of other farmers. तो अभी समझ में आ रहा है कि इतना डेप्थ है। और ये देख रहे हैं, ये रेडिश मूली, तो हमारे समर में मूली का बुआई किया इन्होंने। तो जो सीड बेचते हैं उन्होंने बोला हम सीड नहीं बेचेंगे, क्योंकि समर में कोई नहीं डालता मूली, वो तो विंटर क्रॉप है, और फिर जर्मिनेट नहीं होगा तो फिर आप हमारे ऊपर केस डालोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके ऊपर केस नहीं डालेंगे, लिख के देंगे कि आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समर में मूली की फसल ले रहे हैं अनंतपुर में। सो इट इज चेंजिंग द माइक्रो क्लाइमेट। तो इसीलिए एक बार ट्रेनिंग देके छोड़ दिया तो ये नॉलेज कहाँ से आएगा। और मैं कह रहा हूँ नायक साहब को, अच्छा ये मामूली टोमेटो नहीं, वो चेरी टोमेटो डालो, वो बैंगलोर में जो सब्जी आता है कूल क्लाइमेट में, वो सब अनंतपुर में डालिए, तो वो उनसे उनका इनकम बढ़ेगा। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग कि माइक्रो क्लाइमेट बदल रहा है। तो वार्म सीजन प्लांट्स, कोल्ड सीजन प्लांट, उसका अंतर भी जा रहा है। जब ये माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है सॉइल में, तो देन वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। जो अभी भी साइंटिस्ट कहते हैं जमीन के नीचे जो माइक्रोब्स हैं, केवल 1% इन्होंने कैरेक्टराइज किया है। जो भी हमारे साइंटिस्ट बात करते हैं, इसलिए वो उनको जो मालूम है वही साइंस समझ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन, वही है ना अभी तक कि भाई जो दलहन होते हैं, हाँ जी, विदल वाले, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन वो गलत बात है। हर पौधा नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसमें राइजोबियम ये साइंटिस्ट को दिखाई दिया, नोड्यूल्स बन गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई यही पौधे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। लेकिन जहां भी हरा पत्ता है, दैट मींस दैट प्लांट हैज फिक्स नाइट्रोजन, अदरवाइज हाउ विल यू गेट अ लीफ। so therefore lot of paradigms are getting changed. So हमको भी कभी 7 साल पहले मैं क्या सोचता था, अभी क्या सोच रहा हूँ, बहुत फर्क है। फिर भी हम आपकी बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, फिर भी 2 रिक्वेस्ट है। हाँ जी। एक तो पीएमडीएस का कुछ अगर मटेरियल हमको मिल सकता है स्पेसिफिक टू पीएमडीएस, एक तो वीडियो के माध्यम से या पोस्टर्स ऐसा कुछ, और दूसरा विद इन दैट सीड पेलेटाइजेशन का भी जो हमने तरीका देखा था, जो मास्टर ट्रेनर्स थे बहुत लॉजिकली पहले क्यों काउ यूरिन करना है, राख को सबसे आखिर में क्यों रखना है, वो अच्छे ढंग से समझाया। अगर दोनों के ऊपर मटेरियल अगर हमको कुछ मिलेगा, हम हिंदी में उसको राजस्थान में लेकिन बना कविता, सकेंगे। सी हाँ। व्हाट आई वांट टू से इज, आपके जो राजस्थान के एनजीओ हैं, एक हर एनजीओ से 1 या 2 जो उनके बेस्ट किसान हैं, और उनके साथ कोई स्टाफ है जो लिखेगा, आके 15 दिन रहें, क्योंकि ये मटेरियल समझ में नहीं आएगा।
ऐसे कोई फायदा नहीं है। हम वीडियो भेजेंगे, वो देख रहेंगे, अच्छा भाई आंध्र प्रदेश में चलता है, राजस्थान में नहीं चलेगा, वही बताएंगे ये लोग। तो जितने भी हैं, बिकॉज मटेरियल जितना भी हम भेजेंगे, लेकिन उससे कोई मेरे को तो फायदा नहीं दिखता। अगर खुद आएंगे, सीखेंगे, करेंगे, सीखेंगे माने करेंगे। जब राजस्थान के लोग 10 दिन 15 दिन और फिर सब अपना नोट्स लिख के जाएंगे, तो फिर जानकारी होगी। नहीं तो अगर हम मटेरियल भेजेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर भी फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग सोचिए कि भाई क्या इफेक्टिव है। बट अदरवाइज लेट मी आस्क विथ प्रकाश, एनी मटेरियल, वॉट एवर मटेरियल इज देयर, प्रकाश, स्वाति, प्रकाश. Yes, sir. I will submit some document that we have translated in Hindi, sir. I'll show it to you, sir. Then I will. मध्य प्रदेश के लिए बनाया होगा ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. That I will. Okay. I'll show to you, sir. And वो वीडियोस भी कुछ पेलेटिंग के बारे में? ठीक है सर, वो दिखाएंगे सर. Yeah. See, Kavita, there will be some material, but I don't think that's the way to go forward. अभी मेघालय से आए हैं लोग, एक टीम भेजा उन्होंने, 1 महीना रहेंगे हमारे पास, खासी के भाषा में लिखने के लिए और गारो के भाषा में लिखने के लिए। वो गांव में रहेंगे, किसानों के साथ काम करेंगे और लिख के ले जाएंगे। इसमें शॉर्टकट नहीं है। तो ये राजस्थान साथियों को सोचने वाली बात है कि आपके यहाँ से कौन जाके अपने खुद के फर्स्ट हैंड इमर्शन से जो सीख के मटेरियल बनता है, वो उसकी कोशिश RNFC को करनी चाहिए। अविशा और बाकी साथी, आप सोचिए ये कैसे हो सकता है। बट आई थिंक मेन जो भी क्वेश्चंस थे, एक तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी विजिटेड, और मई के महीने में, और आपने अभी जो कहा है, जहाँ पे पेड़ थे और जहाँ पेड़ नहीं थे, हमको फर्स्ट हैंड देखने को मिला इस एक्सपोजर विजिट में। और वी सॉ रेन फेड फार्म्स जहाँ पे एक्चुअली अभी भी ग्रीन प्लांट्स फील्ड में है। और किसी ने अभी सुझाव दिया था कि पल्स क्रॉप को अगर हार्वेस्ट ही कर देते हैं इनकॉर्पोरेट करने के बजाय, वो भी हो रहा है। जैसे सर ने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया है, PMDS विंडो में पल्स हार्वेस्टिंग पॉसिबिलिटी है, मगर अगर वो नहीं है, कम से कम फॉडर के लिए आ रहा है, और इनकॉर्पोरेट करने से न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स के लिए खुराक मिल रहा है। तो मुझे लगता है, आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड ऑन मेनी थिंग्स। और जो मेन प्रिंसिपल है कि ह्यूमन रिसोर्स लेड ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, कोई इनपुट दे के करने का, कोई मार्केट का लालच दिखा के बदलने की बात ये नहीं है। आपने दिखाया, और यहाँ महिला किसान की अगुवाई में ये हो सकता है। ये सब आपने जो समझाया, आई थिंक इट इज मच मोर क्लियरर। अगर किसी को कुछ और नहीं कहना है तो शायद फिर से हम पूरे टीम को, RVSS के टीम को, स्वाति ने जो पहले अरेंज किया था, प्रकाश जी और मुनिरत्नम जी ने जो पूरा शेड्यूल बनाया था, और वहाँ के किसानों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये हम क्लोज करें, या पदम जी और बाकी साथी जो इधर क्वेश्चंस पूछ रहे थे चैट बॉक्स में, शायद एक एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन फिजिकल करना पड़ेगा। और मैंने सुना JKBT के साथी और बाकी साथी तो अपने किसानों को फोन पे फोन करके रेडी कर रहे थे कि इस खरीफ से ही शुरू करना है आप लोगों को। तो शायद हम ऑन द फील्ड सीखें, ये सही दिशा होगी।
shall we close this? अगर कुछ और यहाँ मुद्दा नहीं है बाकी तो सर मेरा एक सवाल था, जैसे हम लोग पीएमडीएस वेजिटेबल्स और क्रॉप्स में कर रहे हैं, तो ये फॉरेस्ट्री में भी कर सकते हैं क्या? जैसे आजकल मियावाकी फॉरेस्ट लोग लगाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पीसीज लगाते हैं, तो वो हम सेपलिंग वो लोग लगाते हैं, तो हम अगर इसी को सीड के थ्रू कोई डेमोस्ट्रेट आपने किया है, आपका अनुभव है तो थोड़ा गाइड करिए। नहीं, अनुभव नहीं है। वो मियावाकी पे भी मेरे को बहुत डाउट्स हैं, लेकिन अभी वो सेपरेट डिस्कशन होगा, तो हम उस पे काम नहीं किया है, तो मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। लेकिन प्रिंसिपल जो है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। वो फॉरेस्ट हो, ग्रास हो, जो भी पौधे हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स बताए वही है। उसके अलावा बहुत सिंक्रोनस फॉरेस्ट का भी एक आपने पतंजलि झा साहब का अगर कोई वीडियो देखा होगा, उनका भी बहुत अच्छा मॉडल है। ये सब प्रिंसिपल्स आर द सेम इन एप्लीकेशन, देन ऑफ कोर्स लॉट ऑफ एफर्ट हैज टू बी मेड। देयर इज नो ready-made answers, and I don't have any experience with Miyawaki. Thank you, sir. Okay. पदम जी, हम पहले किसानों के साथ ये कोशिश करें, क्योंकि फार्म्स में ये एक्चुअली उनका लाइवलीहुड, उनका न्यूट्रिशन और सॉइल हेल्थ, इन तीनों के लिए अगर हम सोच सकते हैं, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन दैट माइट बी मोर मोटिवेटिंग फॉर अदर फार्मर्स। तो हम ये क्लोज करें इस मीटिंग को। ओके, यस आई गेस। या थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत धन्यवाद, और आरवाईएसएस के पूरे टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद। आपने हमारा कॉस्ट को भी सब्सिडाइज किया था, जो खर्च लगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, everyone.